Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vani Narain, your educator for English language. और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे, एक्चुअली आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज इस चैप्टर में बेसिकली दो अलग अलग स्टोरीज हम करने वाले हैं. ये काफ़ी कुछ वैसे ही है जैसे हमने वो द साउंड ऑफ म्यूज़िक किया था. आपको मालूम होगा उसमें भी दो अलग अलग स्टोरीज थी, दो अलग अलग माइस्ट्रो की. और यहाँ पे दो अलग अलग स्टोरीज हैं फ्लाइंग के ऊपर, राइट. एक जो है वो एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी यंग सी सीगल की पहली फ्लाइट के ऊपर स्टोरी है जिसका नाम ही क्या है, फर्स्ट फ्लाइट. और हो सकता है कि फर्स्ट फ्लाइट क्योंकि उसकी स्टोरी है और नाम इतना इंट्रीगिंग था, इतना क्या कह सकते हैं आप, इतना 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 मनमोहक नाम था कि शायद हो सकता है इसी वजह से जो आपकी मेन रीडर है उसका नाम फर्स्ट फ्लाइट हो. यू नेवर नो. या फिर हो सकता है कि फर्स्ट फ्लाइट क्योंकि आपके मेन रीडर का नाम था इसलिए ये कहानी चुनी गई हो, ऐसा भी हो सकता है. बट खैर हमें उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाना है. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि हम एक चैप्टर करने वाले हैं जिसके दो अलग अलग स्टोरीज हैं, दो अलग अलग स्टोरी लाइन्स हैं, दो अलग अलग ऑथर्स हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है और उन पर हम पढ़ने वाले हैं. एंड ऑफकोर्स ये तो स्टोरीज जो है बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. अगर आप इनका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो अपार्ट फ्रॉम फ्लाइंग there is nothing common between them. there is nothing, none of the factors is common, right. एक है सीगल की स्टोरी और एक है ब्लैक एरोप्लेन की. वो भी बहुत इंट्रीगिंग, थोड़ी सी क्रीपी सी स्टोरी है बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो फटाफट आ जाते हैं अपन अपने चैप्टर पे. अगर हम बात करते हैं नाम जो आप जानते हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर 3, एंड दिस इज वन शॉट. अगेन वन शॉट आप मेरा समझ चुके होंगे कि मैं फोकस करती हूँ कैसे पढ़ाने में कि मैं आपको स्टोरी पूरी पढ़ा देती हूँ, पूरी डिटेल में आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए. एक बार अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो डजंट मैटर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट. यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो इट इज़ अ बेटर आइडिया कि हम उसको पूरी एक स्टोरी को एक बार समझ ले. एंड दैट इज़ द वे ऑफ डूइंग इट टू. मतलब उसका मतलब भी यही है. अगर आपको जो रीडर्स दी जाती हैं उसका मतलब ये है कि आप भाई स्टोरी को समझ जाइए. स्टोरी अगर आपके दिमाग में बैठ गई, अच्छे से आपके हाथे में फिट हो गई, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे सवाल किस तरह के किए जा रहे हैं. ठीक है. ऑन दिस नोट लेट अस बिगिन विद दिस द फर्स्ट स्टोरी. अब यहाँ पे आपको देख के एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है कि एक क्लिफ है, राइट. क्लिफ किसको कहते हैं हम, एक ऐसी चोटी है ना. तो आप इसको ये देख के समझ में आ रहा है कि भाई एक ऊंची सी चोटी है जिसपे यहाँ पे कुछ सीगल्स हैं. आपको मालूम है सीगल्स क्या होती हैं? सीगल्स एक तरह की बर्ड्स होती हैं जो कि समंदर के किनारे पे पाई जाती हैं, इसीलिए उनको सीगल्स कहते हैं. सीगल्स के ऊपर एक बहुत अच्छी और बहुत फेमस नॉवल भी है जोनाथन स्विफ्ट की, राइट. उनकी जो नॉवल है उस पर सीगल्स की ही स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी मानी जाती है. बहुत अच्छा, मतलब सेल्फ हेल्प बुक है, नॉवल तो नहीं कहेंगे, सेल्फ हेल्प बुक है सीगल की स्टोरी पर. ठीक है. तो जॉनथन लिविंगस्टन सीगल उसका नाम है, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल. जॉनथन स्विफ्ट की नहीं है, सॉरी मैंने नाम में कंफ्यूजन हो गया मुझे. जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, बहुत अच्छी रिचर्ड बैक की बुक है ये, राइट. बहुत अच्छी बुक है. अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीगल क्या होती है वो पता चलेगा. और दूसरा, इट विल बी अ वेरी गुड इंसाइट ऑन मेनी थिंग्स. इट विल गिव यू अ गुड इंसाइट ऑन मेनी थिंग्स. अब यहाँ पे जैसे हमने सीगल बोला है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है एक क्लिफ है, नीचे आप देख पा रहे हैं कि पानी दिख रहा है आपको, राइट. एंड ऑल दीज सीगल्स are flying except for this one little one. and हमारी जो स्टोरी है आज, उसका जो मेन हीरो या प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर है वो भी हमारा ये छोटू सा जो है वो सीगल है. ठीक है. और वो क्या, उसकी फर्स्ट फ्लाइट वो कैसे लेता है, इसके ऊपर पूरी कहानी है. नाउ लेट अस स्टार्ट. हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम ये लिखा है लियाम ओ फ्लर्टी ने. लियाम ओ फ्लर्टी ने ये बहुत फेमस राइटर रहे, आयरिश राइटर है. आयरिश मतलब आप समझ गए होंगे आयरलैंड को बिलोंग करने वाले थे. इनकी ज़्यादातर राइटिंग जो है वो इंग्लिश में रही, लेकिन कुछ इनके एक आध दो प्लेस जो हैं वो इन्होंने काहे में लिखे, वो आयरिश लैंग्वेज में भी लिखे. और अब अगर आप देखते हैं तो ये अपने दौर के एक बहुत फेमस आयरिश राइटर के तौर पर जाने जाते हैं. मतलब अगर आप आयरिश राइटर्स में नाम लेते हैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, लियाम का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है. बहुत उसमें सर्कल में अगर आप उनका नाम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चर्चित है. ठीक है. अभी कहानी जो है वो जैसे मैंने कहा एक यंग सीगल की है ना. ये यंग सी सीगल है, देख रहे हैं आप कितनी क्यूट सी प्यारी सी सीगल है, इसकी कहानी है. अब इसमें कहा जाता है excuse me, the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already fly away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little turn forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid.
The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि हम इनिशियली शुरुआत जो हमने की है वो हमने की है एक जो हमने पिक्चर ड्रॉ की है वो किसकी की है? सीगल की, जो कहाँ पर है? लेच पे है। लेच पे मतलब क्लिफ के लेच पे है, जो हमने फोटोग्राफ देखी ना, बिल्कुल वो जो स्टोरी है, वो जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल इनिशियल पिक्चर है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यंग सीगल जो है वो अकेले अपने लेच पे है। ठीक है, उसके दो, अगर आप बात करते हैं उसके दो भाई जो हैं और इनफैक्ट उसकी बहन जो है वो भी एक दिन पहले उसको छोड़ के उड़ान भर चुके हैं, और ये अकेला है जो वहाँ पे अपने लेच पे खड़ा हुआ है। बिफोर ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो पहले जब उसके मम्मी पापा उनके सिखा रहे थे उसके भाइयों को और बहन को उड़ना, तो ये उनके साथ नहीं उड़ सका क्योंकि बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, इसको बहुत डर था उड़ान का, तो अकेला था। तो वहाँ पे अकेले, अब वो लोग चले गए हैं तो अकेले वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, अब उसमें क्या हुआ कि शुरुआत में जब उसने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि उसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसने कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वो ब्रिंक तक पहुँचा, ब्रिंक मतलब ये जैसे क्लिफ है तो इसकी एज तक पहुँचा है ना, इसके ब्रिंक तक जब वो पहुँचा, जैसे ही वो पहुँचा, जैसे ही उसने अपने पर जो है पसारने की कोशिश की और उड़ने की कोशिश की, फ्लैप हिज विंग्स मतलब फड़फड़ाना पर को, ठीक है, फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, एकदम से उसको डर लगा क्योंकि नीचे जो है वो क्या था? बहुत ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मतलब बहुत बड़ा समंदर जो है, पूरा खाली साफ समंदर जो है दिखाई दे रहा था। ठीक है, और दूर दूर तक फैला था, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक पानी ही पानी था, समंदर ही समंदर था। ठीक है, और वो इतना वास्ट था और इतनी माइल्स डाउन था, बहुत नीचे था कि उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि वो उड़ पाएगा। उसको लगा कि अगर वो यहाँ से गिरा तो उसको भरोसा नहीं था अपने परों पर, उसको लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नीचे गिर सकता हूँ। उसने जैसे ही समंदर देखा तो उसको ये नहीं लगा कि मैं उड़ सकता हूँ, उसको लगा हो सकता है मैं यहाँ से जाऊँ और मैं सीधे नीचे गिर जाऊँ। ठीक है, तो उसको डर था उस चीज़ का। ठीक है, एंड लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, माइल्स डाउन मतलब जितनी ऊपर वो क्लिफ थी, मतलब बहुत लंबी ऊंची पूरी क्लिफ थी वो, और वहां से उसको लगा कि अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं माइल्स डाउन नीचे जो है वो शैटर होके गिर जाऊंगा। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he had slept at night. उसको ये भरोसा नहीं था अपने परों पर कि वो उसको सपोर्ट करेंगे, या मतलब अगर वो फ्लैप करेगा तो वो उड़ पाएगा, उसको ये विश्वास नहीं था। उसको कहीं ना कहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि उसको ये डर था या उसको ये बात तय थी कि उसके विंग्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इवेंचुअली क्या होगा कि वो उड़ नहीं पाएगा, बल्कि वो नीचे समंदर में, खाई में गिर जाएगा। और इसी वजह से वो डर जाता है, घबरा जाता है, अपना हेड जो है वो डक करता है मतलब ऐसे झुकाता है और फौरन तुर 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 करके वापस भाग जाता है लेज के एक छोटे से होल में जहाँ पे वो रात में सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away, but for the life of him, he could not move. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने ये देखा था कि उसके भाई जो हैं, है ना, उसके जितने भी भाई हैं, बहन हैं, इनफैक्ट जो छोटी बहन है उसकी, जिसके विंग्स जो हैं उससे कई गुना छोटे थे, शॉर्टर थे, वो भी उड़ गई थी। ठीक है, वो भी ब्रिंक तक गई, उसने भी अपने विंग्स जो हैं पसारे, फ्लैप किए, उनको फड़फड़ाया और वो शी फ्लू अवे एंड दे ऑल ऑफ देम फ्लू अवे। लेकिन ये जो था ये समहाउ मस्टर नहीं कर पा रहा था अप करेज। व्हाट डू यू मीन बाय मस्टर अप करेज? मतलब मस्टर अप करेज करना क्या कहते हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पाने को हम कहते हैं when you fail to muster up the courage। ठीक है, तो नहीं जुटा पा रहा था। to take the plunge मतलब to take the dive। ठीक है, which appeared to him so desperate। his father and mother, उसके पेरेंट्स ने अब क्या किया? जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट्स एंड मदर चाहते थे कि भाई सीगल है तो सीगल को तो उड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर वो उड़ेगा नहीं तो फिर वो बड़ा होकर अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करेगा? लाइक पेरेंट्स तो उसके हमेशा नहीं रहेंगे उसके साथ, तो इट वॉज वेरी वेरी इंपेरेटिव फॉर हिम टू टेक दैट फ्लाइट। एंड मम्मी एंड पापा उसके जो थे वो बहुत डेस्परेट थे। जैसे कोई बच्चा होता है हमारे यहाँ तो हम उसको पहली कदम चलना सिखाते हैं, हम ये तो नहीं कर सकते ना कि वो बच्चा चल रहा है और वो गिर रहा है तो भाई हम उसको चलना नहीं सिखाएंगे, कोई बात नहीं, हमारा तो बहुत प्यारा बच्चा है, हमारे गोद में बैठेगा। कब तक बैठेगा? उसको कभी ना कभी
अपने पैरों पे चलना पड़ेगा। वैसे ही वो सीगल हैं, उसके पेरेंट्स जानते थे कि इसको उड़ना पड़ेगा, अगर ये उड़ेगा नहीं तो ये कैसे अपना आगे जाके अपना जीवन कैसे बिताएगा, तो इसके लिए बहुत इंपेरेटिव था। तो उसके पेरेंट्स उसको हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उस पर डांटते भी थे, उसको गुस्सा भी करते थे, उसको धमकाते भी थे कि तुमको खाना नहीं देंगे अगर तुम नहीं उड़ोगे, तो सब कुछ उसको करते थे ताकि वो कुछ ना कुछ किसी तरह से वो इन्फ्लुएंस हो, कुछ तो कोई चीज़ उसके ऊपर असर करे और वो अपने पंख पसारे और उड़े। बट अब उसकी कहना है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, कहा जाता है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लाइफ ऑफ हिम क्या बोला जाता है, पर वो किसी भी वजह से या किसी भी कारण वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। फॉर द लाइफ ऑफ हिम मतलब हम ये कहावत के तौर पे कहते हैं ओ फॉर गॉड सेक फॉर द लाइफ ऑफ यू डू दैट, राइट, उस सेंस में कहा जाता है। तो फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही वॉज नॉट एबल टू मूव और मेक अ मूव। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब जो हो गया, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब उससे नाराज़ थे, कोई भी उसके आसपास नहीं आ रहा था, ठीक है। और हुआ क्या, उसके पेरेंट्स या भाई बहन कोई उसके आसपास नहीं आ रहा था, तो बात ये हुई कि उसने देखा कि अब ये हुआ, ये एक दिन पहले की बात है, ठीक है, अ डे बिफोर। अब उसके बस ने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, उसके भाई बहनों को क्या कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं उनको कि भाई कैसे फ्लाई करना है, कैसे मैन्यूवर करना है, कैसे अपने विंग्स जो हैं वो फ्लैप करने हैं, या कैसे आपको परफेक्ट करना है द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ठीक है। परफेक्टिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब आपको उड़ान कैसे भरनी है, इसका जो आप कह सकते हैं ना कि ये जो हुनर है उसमें उनको वो क्या कर रहे थे, उसमें उनको वो सिखा रहे थे कैसे उनको सीजन्ड होना है, कैसे परिपक्व होना है, राइट। वो उनको सिखा रहे थे कि भाई आपको कैसे स्किम करना है, वेव्स अगर आए या तूफानी हवा चले तो आपको कैसे उसको काट के चीरते हुए निकलना है, या आपको मछली पकड़नी है तो क्या करना है, आपको पानी में जाके डाइव मार के मुंह से मछली पकड़नी है तो वो कैसे करना है, ये सब उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे, ठीक है। अब इसमें बात ये होती है, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on the rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है कि भाई उसके जो भाई बहन थे वो तो उड़ रहे थे, है ना, उन्होंने अपने पंख पसार लिए थे और वो आसमान में बेहतरीन उड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो इसको जो है अलग थलग कर दिया गया था, है ना, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं को सज़ा देने के लिए या इसको उसकी गलती समझाने के लिए, यू नो, टू मेक हिम रियलाइज और लर्न अ लेसन, इसको अलग कर दिया गया था, कोई इससे बात नहीं कर रहा था, ठीक है। इसके आपने ये तो पता चली गया हमें कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे, मैन्यूवरिंग स्किल सिखा रहे थे और डाइविंग और जिसको आप बोलते हैं कि किस तरह से स्किम करना है एयर में, वो सिखा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि ही हैड इन फैक्ट उसने अपने बड़े भाई को क्या देखा था, उसकी फर्स्ट हेयरिंग क्या है, एक तरह की मछली होती है, सिल्वर फिश होती है एक तरह की, ठीक है, उसको पकड़ते हुए देखा था जब उसके फादर ने उसको डाइव करना सिखाया था उसके भाई बहनों को ना, कि उसको कैसे फिश कैच करनी है पानी में से। तो उसने देखा था कि वो फिश को डाइव करके उसने पहली अपनी हेयरिंग पकड़ी थी और डिवाउर कर रहा था उसको, ठीक है। और वो स्टैंडिंग ऑन द रॉक, और जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल मतलब कोई जिसको आप कहते हैं एक लाउड लाफ्टर, जो कि आप एक थोड़े से कह सकते हैं थोड़ी सी हार्श वे में होती है। जैसे वो कैकल का मतलब यहाँ पे है कि बहुत उसके लिए तो बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, बट इन अ वे ऐसे अप्रिशिएट कर रहे थे उसको जैसे वो इसका यंग सीगल का मजाक उड़ा रहे हो, या उसके ऊपर उसको थोड़ा सा कह रहे हो ना कि देखा ये कितना अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, दैट वे में, ठीक है। नाउ एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम। जबकि यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था, उसके भाई की इतनी तारीफ हो रही थी, उसके पेरेंट्स सर्कल कर रहे थे उसको और वो लाउड कैकल जो नॉइज़ है वो कर रहे थे और उसको बहुत सराह रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे और सब लोग उसकी वाह कर रहे थे। जबकि इसके साथ यंग सीगल के साथ क्या हो रहा था, उसके साथ ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसकी cowardice के लिए उसको मजाक उड़ाया जा रहा था। cowardice मतलब आप कायर था, ठीक है, हिंदी में आप इसको बोलेंगे कायर था, मतलब lack of courage को हम क्या बोलते हैं, cowardice। उसके लिए यंग सीगल का क्या उड़ाया जा रहा था, मजाक। Now the sun was now extending in the sky. The sun was now extending
the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, and then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their head sunk into their neck. अब क्या हुआ, अब सूरज जो है वो एक्सटेंड करने लगा था कहाँ पे, आसमान में, ठीक है। और अब आप कह सकते हैं कि ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और अब उसके बिल्कुल एक्सटेंड करने लगा था, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगा था सूरज, और उसकी जो रोशनी है बहुत तेज़ हो गई थी उसकी लेज पे जो कि साउथ की तरफ फेस्ड थी, ठीक है, साउथ फेसिंग लेज थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसको और ज़्यादा वो चीज़ें महसूस हो रही थी, या उसको वो ज़्यादा हीट जो है वो महसूस कर पा रहा था, क्योंकि उसने कल से पहले, मतलब नाइट फॉल से पहले उसने कुछ खाया नहीं था, ठीक है, मतलब उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो बहुत ज़्यादा भूखा था। ही वॉज ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वेरी वेरी हंग्री, राइट। उसने अब क्या किया, स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब उसने क्या किया, वो धीरे धीरे आया, और बिल्कुल जैसे ये ब्रिंक है लेज का, तो यहाँ तक आ गया ब्रिंक पे, ठीक है, लेज पे, और स्टैंडिंग विथ वन लेग, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा था अपने, और उसने क्या किया, दूसरा पैर जो है उसने अपने विंग्स के नीचे छुपा लिया, ठीक है। उसने अपनी एक आँख ऐसे 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 जैसे बच्चे करते हैं ना, उसे एक आँख अपनी बंद कर ली और देख रहा था, और दूसरा उसने ऐसा किया जैसे वो प्रिटेंड किया कि उसको बिल्कुल वो नींद आ रही है या एकदम कश खा रहा है, या उस तरह से उसने नाटक किए, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, स्टिल जो उसके फैमिली थी, उसका भाई बहन, किसी ने भी उसका कोई नोटिस नहीं लिया, उसके पेरेंट्स ने भी, किसी ने भी उसको नहीं देखा, ठीक है, किसी ने भी, नोबडी टुक अ नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। और उसने क्या देखा कि उसने देखा कि उसके भाई बहन जो है वो भी प्लेट्यू पे हैं, डोजिंग मतलब नींद का झोंका जैसा है वो ले रहे हैं अपना, और उनके जो हेड हैं वो अपने नेक में संक करके बढ़िया से वो डोज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डोजिंग ऑफ। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at the piece of the fish that lay at her feet, and then scraped each side of a beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again for the wheat it. अब उसमें क्या बात हो रही थी, अब बात हो रही थी कि अब वो बहुत देर तक बेचारा ये करता रहा। अब उसके फादर जो थे वो तो अपने काम में लगे थे, ही वॉज बिजी विद हिज ओन बिजनेस, ठीक है, उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं दिया, इसको नहीं देखा, बस माँ जो थी वो इसको देख रही थी, ठीक है। फादर ने तो अपने काम में लगे हुए थे, उसको उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उसकी माँ जो थी वो माँ का दिल होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनका मन जो है वो थोड़ा सा वो हो रहा था, उन्होंने उसकी तरफ देखा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसको इसका लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे इसको पैम्पर करूँगी, या मैं इसको इतना इंडल्ज करूँगी, या मैं इसको इतना स्पॉइल करूँगी, तो फिर कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। शी न्यू दैट वेरी वेल। तो अब वो कहीं ना कहीं उसकी माँ जो थी वो फील कर रही थी कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। एक हाई हम्प था प्लेट्यू पे, इस तरह का हाई हम्प था, उस पे शी वॉज, इतना हाई नहीं था लेकिन हाँ हाई हम्प था प्लेट्यू पे, वहाँ पे थी, ठीक है। उनके वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश। अब वो क्या कर रही थी, पीस ऑफ फिश को वो धीरे से अपनी बीक से तोड़ रही थी, ठीक है। जो उनके पैर के पास पड़ा हुआ था उसको धीरे धीरे से, वो जैसे जो बर्ड्स हैं वो तोड़ के खाती हैं, वैसे ही उसको तोड़ रही थी, ठीक है। और ईस्ट साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, और वो क्या कर रही थी, अपनी बीक को रॉक पे रगड़ रही थी, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, किसको, अब वो छोटा सा ये यंगलिंग था, ठीक है, जो सीगल था छोटा सा, उसको द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। क्यों, क्योंकि उसको इतनी तेज भूख लगी थी कि वो लिटरली खाना देख के और वो फिश देख के वो पागल हो रहा था भूख से, ठीक है। इट मैडन्ड हिम हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ। अब उसको वो याद आ रहा था कि मैं भी ऐसे ही खाता हूँ, और मुझे भी ऐसे ही अपनी बीक से जो स्क्रैप कर करके खाना फूड को बहुत पसंद है। तो मतलब वो जो था वो उसकी माँ को देखते देखते ना दूर से ही देख रहा था, लेकिन ही वॉज एक्चुअली गोइंग क्रेजी भूख से, ठीक है। नाउ गा 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 he cried, begging her to bring him some food, ठीक है। अब वो अपनी लैंग्वेज में उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, खाना ला के दो, ठीक है। उसने कहा कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो मम्मा, मुझे भूख लग रही है, उसने अपनी माँ से बोला, ठीक है। go hold, she screamed back derisively, मतलब उससे उसकी माँ ने बोला नहीं, नो नहीं मिलेगा खाना भी, but he kept calling plaintively,
ठीक है। एंड आफ्टर मिनट or so he uttered a joyful scream। अब क्या हुआ था, बहुत वो बोलता रहा कि नहीं, उसकी मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन वो बार बार अपनी मम्मा को इंसिस्ट करता रहा कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। फाइनली थोड़ी देर बाद ही स्क्रीम्ड विद जॉय, मतलब खुशी से वो चीख पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि उसकी मम्मा जो है वो क्या कर रही हैं, उसकी मम्मा जो है वो उसकी तरफ खाना लेके आ रही हैं, ठीक है। उसने क्या देखा, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसने क्या देखा कि उसकी मम्मा ने अपनी बीक में जो मछली है उसको दबाया और वो उड़ते हुए उसकी मम्मा जो है उसके पास आ रही हैं, और वो खुशी से बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अब उसको लगता है कि बस अब तो मुझे खाना मिल ही जाएगा और वो फिश जो है मुझे आज खाने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो स्क्रीम्ड विद जॉय, मतलब खुशी से वो चीख पड़ा, ठीक है। अब ये बात होती है, ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। अब क्या हुआ, जैसे ही उसकी मम्मा उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी तो ये भी थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ाया इसने और अपने फीट जो है इसने टैप किया और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि लीन करे और जल्दी से पहुंच जाए मम्मा के पास, है ना, ताकि इसको खाना मिल जाए। But when she was just opposite to him, she halted her wings motionlessly, a piece of fish in her beak almost within reach of his beak। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही लेकिन मम्मा उसके पास पहुंची, तो जैसे ही मम्मा के मुंह में जो बीक में जो फिश थी वो ऑलमोस्ट उस रीच में थी जो इसके पास थी, ठीक, मतलब रीच में मतलब इसके पास थी, मतलब ये इसके आगे बढ़ता तो ये खा सकता था इतनी पास। और वहाँ आके उसकी मम्मा जो है वो रुक गई और बिल्कुल उन्होंने अपने जो विंग्स हैं वो स्टेबल कर लिए, मोशनलेस कर लिए, ठीक है। और वो जो फिश है वो अभी भी उनके बीक में थी। अब वो एक आध 2 मिनट तो वेट करता रहा कि भाई देखता रहा कि माँ क्या चाह रही है, मतलब आगे बढ़ेगी, मुझे खिलाएगी, कुछ करेगी। अब वो थोड़ी देर सरप्राइज में वेट करता रहा, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोच रहा है कि वो पास क्यों नहीं आ रही है उसकी मम्मा, है ना। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे कहीं उसकी मम्मा आके रुक गई, ठीक है। और यहाँ पे अब उनके मुंह में जो है वो बीक में जो है उनके वो फिश है और ये यहाँ से सोच रहा है कि भाई ये पास क्यों नहीं आ रही, मुझे खिला क्यों नहीं रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैडन्ड बाय हंगर, मतलब उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी दैट ही वाज ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा एक टर्म किसको बोलते हैं, जब आप बहुत आपको भूख लगती है तो आप उसको बोलते हैं स्टार्विंग। ये आई है, ठीक है, स्टार्विंग, उसको हम बोलते हैं भूख। ही डाइव्ड एट द फिश, ठीक है, विदाउट अ लाउड स्क्रीम ही फेल डाउन आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब क्या हुआ कि वो यहाँ पे थी, अब उसको इतनी भूख लगी कि वो यहाँ तक आया ब्रिंक तक और यहाँ खड़े होकर सोचता रहा कि मम्मा मुझे देख क्यों नहीं रही, मम्मा मुझे देख क्यों नहीं रही, और मम्मा तो यहाँ पे रुक गई थी मोशनलेस। अब इसको इतनी भूख लगी थी दैट ही वाज ऑलमोस्ट मैडन्ड बाय हंगर, उसको भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई। तो फाइनली उसने क्या किया, यहाँ पे उसने ऐसी बढ़िया से ऐसी डाइव मार दी, ठीक है। और वो बिल्कुल फिश को देख के उसने डाइव मार दी और उसने देखा भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड डाउनवर्ड्स, लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और वो यहाँ पे उसने डाइव मारी तो यहाँ पे नीचे जो है पूरी क्लिफ है, ठीक है। उसने यहाँ पे बिना ये सोचे कि वो आगे की तरफ कूद रहा है और नीचे क्या है, उसने बढ़िया सी एक डाइव जो है, छलांग जो है वो लगा दी, ठीक है। देन द मोस्ट terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब क्या हुआ, जब उसने डाइव मारी तो पहले तो वो नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। अब डाइव मारी लेकिन मॉन्स्ट्रस टेरर, मतलब बहुत ज़्यादा जो डर है वो उसको समझ में आया कि बॉस ये अपन ने क्या कर दिया, खाने के चक्कर में अपन कूद गए हैं, ठीक है। और वो क्लिफ से कूद गया, उसी चीज़ से तो डर रहा था कि अगर वो कूद गया तो उसकी जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो जो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी है नीचे उसमें जाके धड़ाम से गिरेगा और डूब जाएगा या मर जाएगा, है ना। वो उसको डर था क्योंकि माइल्स लॉन्ग जो था वो क्लिफ था, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसको मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मतलब वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम दिल की जो रफ्तार है उसकी वो थम सी गई थी वो देख के कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। पर ये सब कुछ जो है ना, जो भी ये चल रहा था ये सिर्फ एक आध मिनट ही हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट इसने यूं नीचे गिर रहा था और यूं इसने उड़ के डाइव जो ली और इसने उड़ान भरी, ठीक है। अब इसने देखा कि इसके विंग्स जो हैं वो खुल गए थे, इसने अपने विंग्स जो थे वो पसार लिए थे क्योंकि इसका नेचुरल रिफ्लेक्स था वो, राइट। अगर वो बर्ड है उसको उड़ना उसका काम है ना, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, ठीक है। तो उसको
अपने पर खोल के उड़ना तो उसको था ही, तो उसके जो विंग्स थे जैसे ही वो हवा में गया तो विंग्स अपने आप ही उसके स्प्रेड हो गए, ठीक है। और जो विंड थी, जो हवा थी, तेज गति की जो हवा थी, वो रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर हिज स्टमक और देन अगेंस्ट हिज विंग्स। और फाइनली जब वो हवा में गया तो उसके पंख जो हैं वो अपने आप वो फड़फड़ाने लग गया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। वो महसूस कर रहा था कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके एव्स के विंग्स होते हैं, एव्स क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है। किंगडम एनिमीलिया में एव्स आप किसको कहते हो, बर्ड्स को। तो जो एव्स होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हवा को काट के उड़ते हैं, ठीक है। तो वो देखता है क्या कि उसके जो विंग्स हैं वो कट कर रहे हैं अक्रॉस द एयर, ठीक है। और वो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अभी वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है ऑल टुगेदर। जो पहले वो नीचे गिर रहा था अब वो नीचे नहीं गिर रहा है, अब वो महसूस कर पा रहा है कि उसकी जो टिप्स हैं विंग्स की वो हवा को काट रही हैं, ठीक है। नाउ he was soaring gradually towards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once again and soared upward. Ga 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 la. His mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है, वो अब सोर कर रहा है। सोर करना मतलब वो अब अपनी उड़ान भर रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। नीचे ऊपर ऐसे ऐसे वो हर तरह के मैन्यूवर्स करके उड़ान भर रहा है। अब उसको डर नहीं लग रहा, ठीक है। अब उसका जो मन का डर है कि वो उसके विंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो गिर जाएगा, मर जाएगा, वो डर उसके दिल से पूरी तरह निकल गया है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसको हालांकि थोड़ा सा डिजीनेस लग रही है, मतलब पहली बार उड़ान भर रहा है तो थोड़ा सा उसका सर जो है थोड़ा सा घूम रहा है। डिजी मतलब भारीपन लगना, सर घूमना, उसको हम कहते हैं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड सोअर्ड अपवर्ड। वो बढ़िया से गाना गा रहा है, बातें कर रहा है, और उसकी माँ जो है वो उसके साइड से निकल रही हैं, उसके पापा जो हैं वो तेज से शोर करते हुए खुशी से उसकी माँ साइड से निकल रही हैं। उसके फादर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसके फादर उसके ऊपर से ऐसे जा रहे हैं स्क्रीम करते हुए खुशी से। नाउ इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस, राइट। नाउ ही इज़ नॉट बीइंग स्कोल्डेड, नाउ दे आर हैप्पी विथ हिज फ्लाइट, सो एवरीबडी इज हैप्पी अराउंड हिम। फिर वो देखता है उसके भाई बहन जो हैं वो भी उसके आसपास से घूम रहे हैं और वो भी साथ में उसके उड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं सब लोग, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सारिंग एंड डाइविंग। मतलब जितने मैन्यूवर्स हैं, जितने फ्लाइंग के मैन्यूवर्स हैं, चाहे आप कह लीजिए कि उड़ान भरना, फिर डाइव करना, फिर नीचे सार करना, फिर हाथ पसारना ना, ऐसे जाना, ग्लाइड करना, वो सब कुछ आसमान में कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve and shriekingly shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw the vast green sea beneath him, with little rudges moving over it, and then he turned his beak sideways and cawed amusedly. और वो इतना उड़ा, तो वो ऐसा उड़ा कि वो ये भूल ही गया कि वो हमेशा से उड़ना नहीं जानता था। उसने उड़ान भरी तो फिर वो उड़ता ही चला गया, फिर उसने रुक के नहीं देखा, पीछे पलट के नहीं देखा, फिर वो उड़ा तो अपने आप को कमेंट करता रहा, बोलता रहा, अपने आप को सराहता रहा कि वाओ व्हाट ही हैज़ बीन मिसिंग ऑन, राइट। और वो बहुत ही शौक से फिर अपनी नई नई चीज़, जैसे हमारे पास कोई नया खिलौना आता है और हम या कोई नई चीज़ करना सीखते हैं तो हमें लगता है ना कि हम दिन भर वो चीज़ करें, बिल्कुल उस फेज़ में आ गया था वो, ठीक है। फिर वो बढ़िया से सार करता रहा, कर्व करता रहा, सब कुछ करता रहा। अब वो सी के ऊपर था, ठीक है, और वो ऊपर उड़ रहा था समंदर के, जिस समंदर से वो डर रहा था, ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, अब उसको वो मज़ा आ रहा था उसके ऊपर उड़ने से। अब वो ऊपर उड़ रहा था और वो देख रहा था वास्ट ग्रीन सी, हरे रंग का समंदर जो है वो उसके पैरों के नीचे है, उसके लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके जो रिजेस हैं वो उसके ऊपर मूव कर रहे हैं सी के, उसके बीक जो है साइडवर्ड है, और वो खुशी के मारे वो अपनी खुशी जो है वो संभाल नहीं पा रहा था, ठीक है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of them. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand in the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब क्या हुआ, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स सिस्टर्स जो हैं वो ये ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रीन सी जो नीचे था, है ना, उसको हमने ग्रीन फ्लोरिंग यहाँ पे लिखा है उन्होंने। They were beckoning to him, उसको बुला रहे थे अपनी तरफ, है ना, वो वहाँ पे उन्होंने अपने पैर जो है स्टडी जमा लिए थे ग्रीन फ्लोरिंग पे। नाउ दे वर
वर कॉलिंग हिम आउट, उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड, उसने अपने पैर जो है वो नीचे की तरफ लाया, ग्रीन सी पे उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, अब समंदर में पानी में आप खड़े होने की कोशिश करोगे तो आपके पैर नीचे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लेग जो है वो क्या हुआ, सैंक करने लगे पानी के अंदर। वो फिर से डर गया, उसको बहुत ज़्यादा डर लगा, वो फिर से फ्राइट जो है, द सेंस ऑफ डर जो है उसके ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा हावी हो गया। और फिर उसने क्या कोशिश की, उसने फिर कोशिश की कि भाई अब मैं राइज करूं, और फिर उसने अपने पंख जो है जोर जोर से फड़फड़ाना चालू किए। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, he sank into green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrapes of dogfish. अब क्या हुआ, अब वो इतना ज़्यादा थक गया था कि उसको लग रहा था कि अगर मैं अंदर जाता तो मैं डूब गया, तो डूब जाऊंगा। लेकिन इतना थक गया था, एक तो उसको भूख लगी थी, है ना, वो लिटरली ही वॉज गोइंग मैडन्ड बाय दी हंगर पैंग्स, राइट। और उसको भूख लग रही थी, और वो बहुत वीक भी हो गया था, टायर भी हो गया था, पहली बार उसने उड़ान भरी थी, ये सब कुछ बहुत टैक्सिंग हो गया था, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था उसके लिए। तो अब उसके अंदर बिल्कुल ही वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड ऑफ हिज एनर्जी, उसके पास बिल्कुल हिम्मत अब नहीं बची थी कि वो उड़ान भर सके। तो फाइनली क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने अपने पैर जो है, उसने कहा कि फाइनली ही गेव अप, उसने अपने पैर जो है वो सिंक करना चालू कर दिए ग्रीन समंदर में, और कोई दिक्कत नहीं उसने करा। और उसने फिर जैसे ही उसकी बेली जो है जैसे ही पानी को टच की, ठीक है, तो उसको रियलाइज हुआ कि वो रुक गया, वो डूब रहा, जो उसको लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगा, उसने डूबा नहीं। उससे सिंपल सी बात है, जैसे ही उसकी बेली टच की तो पता चला कि उसका डूबना जो था वो बंद हो गया, और वो धीरे धीरे आराम से समंदर में फ्लोट करने लगा। ही सैंक नो फर्दर, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, ठीक है। और उसकी फैमिली जो थी आसपास, वो और ज़्यादा खुश हो गए, डबल खुश हो गए, क्योंकि ना सिर्फ उसने उड़ना सीख लिया था, बल्कि अब उसको समंदर में फ्लोट करना भी आ गया था, जो कि सीगल्स की पहचान है, राइट। और इस टाइम पे उसकी फैमिली जानते थे कि वो बहुत उसने मेहनत की है, और बहुत उन्होंने उसको कंडेम किया है, बुरा भला बोला है, डांटा है, डपटा है, सब कुछ किया है। तो अब वो सब लोग उसको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं। उसकी फैमिली आसपास उसकी खुशी से उसकी स्क्रीम करती है उसके आसपास, और उसकी बीक से, अपनी छोटी छोटी जो उनकी बीक्स थी उससे वो उसको डॉग फिश जो उनने पकड़ी होती है, स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश देते हैं, ताकि उसका अब जाके उसकी मम्मा और बाकी लोग उसको खाना देते हैं, क्योंकि उसने अपनी क्या ले ली थी, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, क्योंकि ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है ना, मजेदार सा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा, एक छोटी सी सीगल और उसकी फैमिली के बारे में है, और कैसे अपने डर के ऊपर वो निकलती है, और कैसे वो डर के आगे जीत है वाला फंडा जो है वो अपनाती है, और कैसे वो छोटा सा जो सीगल है अपनाता है जो भी है, वो कैसे अपने डर के आगे आगे निकलता है, जीतता है अपने डर से, और फाइनली जो चीज़ जिसके लिए वो जन्म लेता है दुनिया में, वो उसको रियलाइज़ करता है। दिस इज़ द स्टोरी, एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी हाउ पेरेंट्स have to really push you sometimes to get to what you deserve in life, right? कई बार हमारा जो डर होता है वो इतना बड़ा होता है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो हमारी कैपेबिलिटीज जो हैं कई बार हमें खुद ही नहीं पता होती। somebody has to make a push for that, for us to realize our own goodness और realize our own capabilities। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। अब इसके बारे में अपनी समझ लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था, लियाम मुफ्लाटी, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। 28 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ। आयरलैंड के हैं, मैं बता चुकी हूँ, आयरिश हैं, आयरिश नॉवलिस्ट हैं, बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, प्लेस वगैरह भी इनने लिखे हैं। बहुत फेमस जो आयरिश लिटरेरी रेनेसा हुआ था उसके बहुत फेमस फिगर माने जाते हैं। ठीक है, हिज वर्क कंबाइन ब्रूटल नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, पोएट्री एंड बाइटिंग सटायर विद एन अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर द आयरिश पीपल। मीन्स ही वॉज अ very patriot. He was a high patriot who had a lot of love for his people. He would write in English. He had a lot of love for his own people, for the Irish language. आयरिश जैसे मैंने कहा कि रेनेसा का बहुत बड़ा फिगर माने जाते हैं, बहुत फेमस राइटर माने जाते हैं आयरलैंड के। और अगर आप बात करते हैं तो उनका जो काम था उसमें एक बहुत ही, एक आप कह सकते हैं एक ब्रूटल नेचुरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते थे, और बाइटिंग सटायर, मतलब सटायर, इतना बाइटिंग सटायर था, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो पढ़ने में इट वुड समथिंग विच वुड अबाइड यू, दैट काइंड ऑफ सटायर जो था उसके लिए लियाम जाने जाते थे। ऑलराइट,
अब थीम क्या है, इस चैप्टर का थीम क्या है हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में लियाम ओफ्लर्टी द मैग्निफिसेंट स्टोरी बताई है किसकी, एक करेज की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और इंपॉर्टेंस ऑफ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की, एंड ऑल्सो ऑफ द पेरेंटल लव, राइट, कि पेरेंट्स का जो प्यार होता है वो कई बार स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, पर वो दैट इज ऑल फॉर आवर ओन गुडनेस, एंड दैट इज टू मेक अस रियलाइज आवर पोटेंशियल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स ऑफ इट, एंड हाउ यू नीड टू ओवरकम द फियर्स इन लाइफ टू गेट टू योर अल्टीमेट अल्टीमेट एम और एम्बिशन और प्लेस इन लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, ये बहुत बड़ा है। फियर इज द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग दैट ब्लॉक वंस प्रोग्रेस, वन कैन कॉन्कर इट विद करेज एंड सिंसियर एफर्ट्स। और उन्होंने कहा है कि जो सबसे कोई ऐसी चीज़ जो कि इंसान को सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ खींचती है वो उसका खुद का अंदर का भीतर का डर होता है, और जिस दिन हम उस डर पे जो है वो विजय पा लेते हैं उस दिन हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, और हम जिंदगी में कोई भी चीज़ कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं विथ अस गोइंग fearless and us getting there out there and trusting and believing the process। ठीक है, तो ये है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट by लियाम ओफ्लर्टी is a magnificent story about courage and self-confidence. It is true parable about overcoming fears of life. Fear is the most negative feeling that blocks one's progress. One can conquer it with the courage and sincere effort। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अपनी सेकंड चैप्टर पे। ठीक है, सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड स्टोरी पे। सेकंड स्टोरी जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको कहा था कि दो बहुत फेमस राइटर्स ने इसमें दो स्टोरीज कंट्रीब्यूट की हैं, राइट। एक स्टोरी हमने पढ़ ली लियाम साहब की, अब ये दूसरी स्टोरी है, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि उनके बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये बात समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं एक आपको सब्जेक्टिविटी की झलक जो है इसमें देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसके जो राइटर हैं, जो इसके ऑथर हैं, वो खुद उन्होंने सर्व किया है किसमें, रॉयल एयरफोर्स में, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में, और वहाँ पे उन्होंने पायलट ऑफिसर के तौर पे सर्व किया है। ठीक है, और काफ़ी सारी इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं जो कि थ्रिलर हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज जो है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो स्टोरी है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है, एरोप्लेन, ऑफकोर्स हम किसको बोलते हैं, प्लेन को बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। ब्लैक एरोप्लेन नाम बड़ा इंट्रीगिंग सा है ना, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लग रहा है। Now, the moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आपको एक चीज़ ये पढ़ के समझ में आ रही है कि बहुत ही पर्सनल एनकाउंटर के तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी आदमी ने अपना पर्सनल रेमिनिसेंस जो है हमारे साथ शेयर किया है, या उसने अपनी पर्सनल मेमोरी हमारे साथ शेयर की है। दैट इज़ द कंप्लीट आइडिया ऑफ इट, राइट। मतलब अगर आप इसकी टोन देखते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। और वो क्या बोलते हैं, वो एक उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक विजन जो है वो उन्होंने दिखाया है कहाँ का, कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मतलब क्या था कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून जो था वो रात होती जा रही थी। अगर आपको पता चलता है 1:30 इन द मॉर्निंग मीन्स बेसिकली आपको मालूम है 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब 12 बजे के बाद अगर आपको मालूम है कि AM PM वाला फंडा आ जाता है। ठीक है, तो हम भले ही कहते हैं कि रात के 3 बजे थे, लेकिन इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज 3 इन द मॉर्निंग, राइट। तो उसको आप क्या बोलेंगे, 3 इन द मॉर्निंग या 4 इन द मॉर्निंग। तो बिल्कुल वैसे ही मतलब हमारे हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियंस, हम बोलते हैं कि रात में 1 बज रहा था, रात में 2 बज रहा था, रात में 3 बज रहा था, लेकिन उसको नॉर्मली आप क्या बोलेंगे, 3 AM इन द मॉर्निंग या 1 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट। क्योंकि जो दोपहर वाला एक होता है जिसको हम एक समझते हैं वो बेसिकली आफ्टरनून होता है, या उसको 1 noon इन द मॉर्निंग, 1 noon कहते हैं, 1 in the morning नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब दूसरी बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि उसने क्या कहा है भाई, कहाँ से होता है, सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ढलता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने सूरज की बात नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने मून की बात की है कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून जो है वो ईस्ट में इनको नजर आ रहा था। ठीक है, बिहाइंड मी, मेरे पीछे था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर
स्काई अबव मी। और कहाँ पे, मतलब जहाँ पे जैसे इनकी फ्लाइट थी तो उसके पीछे इनको नज़र आ रहा था, उसके पीछे जो था वो मून जो था वो राइज कर रहा था ऊपर, और आसमान में जो तारे थे वो ऑब्वियसली इनके ऊपर थे और इनको बिल्कुल टमटमाते हुए दिख रहे थे क्लियर स्काई में, ठीक है। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर स्काई था। क्लियर स्काई था इसका मतलब ही ये था कि क्लाउडलेस स्काई था, मतलब उस पर कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे तो नीचे जो पूरी कंट्री साइड है वो लोग सब सो रहे थे, जाहिर सी बात है। और ये इतनी ऊपर, ज़मीन से इतनी ऊपर ये अपने डकोटा प्लेन में उड़ रहे थे, और कहाँ जा रहे थे वापस, ये अपना प्लेन जो है उड़ा के ले जा रहे थे फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ। और ये कहते हैं कि मैं बड़ा खुश था, ये मेरे अंदर एक बढ़िया सुकून सी खुशी थी कि मैं पूरी स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर आसमान में तन्हा अकेला अपने डकोटा प्लेन में सफ़र करता हुआ वापस जा रहा हूँ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने अपनी घड़ी देखी और उस टाइम मुझे नोटिस हुआ कि रात के कितने बज रहे हैं, 1:30, मतलब 1:30 बज रहा है रात का। नाउ I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down the pass, the nose of the aeroplane, I saw the flights of the big city in front of me. I searched on the radio and said, Paris Control Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England, over. अब उनको लगा कि उस टाइम पे जहाँ पे वो देखते हैं तो उनको लगा कि मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए, ठीक है। उनको लगा जैसे कि वो ऐसे ही लुक डाउन द पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन। नोज ऑफ द एयरप्लेन मतलब इसको हम कहते हैं नोज ऑफ द एयरप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पायलट बैठा है तो उसको नोज ऑफ द एयरप्लेन के आगे देखना है, ठीक है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो अभी तक जब वो कंट्री साइड के ऊपर से निकल रहे थे तब उनको समझ में आया कि पूरा नीचे अंधेरा था, तो ही सेड दैट द स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन थोड़े ही वो जैसे आगे बढ़े तो उनको लगा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने झांक के देखा बियॉन्ड द नोज ऑफ द एयरप्लेन, ही सॉ कि बड़ी सी कोई जो जगह है, बड़ी सी कोई सिटी है वो अप्रोच कर रही है या वो वहाँ पहुँच रहे हैं, और वो समझ गए कि ये पेरिस होगा। आई सॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। उन्होंने रेडियो ऑन किया और रेडियो ने क्या कहा, एंड रेडियो ऑन किया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। और वो उन्होंने उस पे रेडियो में अपने जो इंटरमिशन है उस पर उन्होंने कहा कि मैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ये एक आपका जब आप कोई मैसेज देते हैं, राइट, तो आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, है ना, जिसमें आप कहते हैं चार्ली 1 2 3, टैंगो 1 2 3, या ओवर एंड आउट, इस तरह का जब आप मैसेज देते हैं तो वो उसी तरह का उनने मैसेज दिया, ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और वो उन्होंने उसको डायरेक्शन बताया, ठीक है। वो रेडियो पे उन्होंने पूछा कि मैं पेरिस के ऊपर हूँ एंड आई एम फ्लाइंग टू इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि इट्स ओवर नाउ। वहाँ से इमीडिएटली रिप्लाई क्या आता है कि वो बोलते हैं कि हमने आपको सुन लिया है DS088, और अब आपको कहाँ जाना है, आपको बेसिकली 12 डिग्रीज, यू गॉट टू टर्न 12 डिग्रीज। अब जब आप फ्लाई करते हैं तो आपको जो डायरेक्शंस हैं वो डिग्रीज में दिए जाते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा प्रिसाइज डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं बोला जाता जैसे अपन बोलते हैं कि लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, ऐसे आप नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाट यू डू इज, आपको प्रिसिशन के लिए आपको डिग्रीज बताई जाती हैं और आपको उस डिग्री को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको वेस्ट में 12 डिग्रीज आपको टर्न करना है, और वो उसको कहते हैं ओवर एंड आउट, जैसे हम कहते हैं, ठीक है। The voice from the radio answered me immediately. You ought to turn 12 degrees west now, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree towards England. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब उन्होंने, सीधी सी बात है कि उन्होंने आंसर आया, उनको आंसर ये मिल गया, ठीक है, कि भाई आपको कहाँ जाना है, you ought to turn the 12 degrees west now, उसमें कहते हैं and this is it, he got his direction। और उन्होंने मैप को चेक किया and the compass, मैप और compass का डायरेक्शन उन्होंने चेक किया, और उन्होंने क्या किया, switched over to my second and last fuel tank। उन्होंने अपना सेकंड जो फ्यूल टैंक है और आखिरी फ्यूल टैंक भी था वो
उन्होंने ऑन किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डेकोटा को 12 डिग्री पे अपने मोड़ लिया, घुमा लिया और वो टुवर्ड्स इंग्लैंड, अब वो इंग्लैंड की तरफ जाने को तैयार हो गए। और वो मन में ये सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट के टाइम तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। और ऑब्वियसली क्योंकि शायद बहुत टाइम बाद वो घर जा रहे थे, पायलट्स जो हैं उनको बहुत ले ओवर्स होते हैं, वो कहीं जाते हैं तो उनको वहाँ रुकना पड़ता है, तो बहुत टाइम बाद शायद वो अपने घर जा रहे होंगे। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू गो बैक होम, राइट। तो वो उसमें मन में सोच रहे हैं, वो अपनी जो डेकोटा है उसको उन्होंने 12 डिग्री पे टर्न कर लिया वेस्ट पे, एंड ही इज फ्लाइंग ओवर द प्लेस एंड ही इज नाउ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स इंग्लैंड एंड ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड कि अब मुझे लगता है कि मैं घर पे टाइमली पहुंच जाऊंगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है मुझे स्कम्शियस सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। एंड फ्लाइट वॉज गोइंग टू बी वेल फ्लाइट, मतलब अच्छी फ्लाइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट इज गोइंग टू बी एन ईजी फ्लाइट, मतलब सब कुछ जो है वो स्मूथली जा रहा है एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथली एंड इट विल गो स्मूथली एंड आई विल रीच होम ऑन टाइम, ये वो सोचते हैं। नाउ Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. Okay. अब ये बात होती है कि अब क्या हुआ कि उन्होंने पहले क्या बोला कि भाई जो फ्लाइट है वो नॉर्मली चल रही थी, बिल्कुल स्मूथ फ्लाइट थी, आसमान जो था पूरा क्लियर था, एक भी बादल जो है आसमान में नहीं था, बादल तो छोड़िए जो तारे थे वो क्लियरली उनको चमकते हुए अपने ऊपर दिख रहे थे, ठीक है। फिर वो पेरिस आता है, पेरिस के कंट्रोल रूम से वो बात करते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई आपको 12 डिग्री वेस्ट में जाना है इफ़ यू वांट टू फ्लाई टू इंग्लैंड, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे और जस्ट टाइमली पहुंच जाएंगे और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है वो एंटिसिपेट नहीं हो पा रही, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ क्लियर वेदर एंड द क्लियर स्काई एंड द फ्लाइट सीम्स टू बी डूइंग गुड। अब जैसे ही वो ये सोच रहे हैं, ही जस्ट गेट्स ओवर द थॉट, तो वो जाते हैं तकरीबन 150 किलोमीटर वो आगे निकलते हैं पेरिस से, ठीक है, 150 किलोमीटर तकरीबन वो आगे निकलते हैं पेरिस से, और वहाँ पे वो देखते हैं कि क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े, जो एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्लाउड्स या बहुत बड़े बड़े आप देख सकते हैं, आसमान जो है पूरा बादलों से ढक जाता है, इतने ज़्यादा मेजर मैसिव क्लाउड्स जो हैं वो एकदम आसमान में छा जाते हैं। और वो देखते हैं कि वो ब्लैक माउंटेन्स थे, मतलब वो इतने काले घने बादल थे कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही, मतलब आप काले बादल होना मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जब हम काली बदरा हमें दिखती है तो हम समझ लेते हैं ना कि पानी गिरने वाला है, बहुत ज़ोर से बरसात होने वाली है, तो बिल्कुल उस तरह के बादल थे। और वो इतने बड़े थे कि उनको अपने फ्लाइट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई बड़े बड़े काले रंग के माउंटेन्स जो हैं उनके रास्ते में बिछा दिए हों। वो ये बात जानते थे कि वो इन फ्लाइट्स को, अपनी फ्लाइट को, जो डेकोटा उनका प्लेन है उसको वो उनके अंदर से या उनके ऊपर से गुजार नहीं सकते थे, मतलब वो इतने मैसिव थे दैट ही न्यू कि वो क्या नहीं कर सकते थे, वो उनको क्रॉस करके किसी भी तरह से नहीं जा सकते थे। वो ये भी जानते थे कि उनका सेकंड और लास्ट फ्यूल जो है वो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ना वो उनके ऊपर से निकल सकते थे क्लाउड्स के, ना वो उनके भीतर से जा सकते थे, और कहीं ना कहीं उनको अब ये डर था, ये समझ में आने लगा कि भाई अब इसके को क्रॉस करना, ये जो बड़ा सा हर्डल बन गया है मेरे सामने, इसको क्रॉस करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा उनको नजर आ रहा था, क्योंकि अब वो नॉर्थ या साउथ से भी क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था। अब किसी भी चीज़ को अगर आपको जाना हो तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सामने कोई चीज़ है तो या तो अगर आप रास्ते में ऐसे फ्लाइट है आपकी तो आप उसमें से क्रॉस करके निकल जाइए, या आप उसके ऊपर से निकल जाइए, तो ये दोनों ही ऑप्शन उनके पास खत्म हो गए थे। अब वो ये कर सकते थे कि जो क्लाउड था इतने बड़ा मैसिव चंक था कि या तो उसके नॉर्थ से या साउथ से आर पार से आप निकल जाइए, तो फिर भी वो इतना बड़ा मैसिव चंक था कि उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो क्लाउड्स को क्रॉस करके जहाँ तक उनकी सीमा थी उसके बाद क्रॉस करके निकल पाते, ये भी संभव नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि वो सोचते हैं कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब मुझे वापस पेरिस ही लौटना पड़ेगा जो यहाँ से 150 किलोमीटर पीछे है। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, पर उनको घर भी जाना था, है ना कहीं उनको लग रहा था कि अब मैं बस किसी तरह, ही हैड अ लॉन्गिंग टू रीच बैक होम, तो उनको अपने घर पहुँचने की भी लग रही थी कि यार मैं किसी तरह घर पहुँच जाऊँ, लेकिन उनको टैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, तो उनको लग रहा था कि शायद मुझे पेरिस ही वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। उनको घर जाके अपना खाना खाना था, वो ब्रेकफास्ट जो उन्होंने इमेजिन कर लिया था ना, जिसको आप कहते हैं बिल्कुल स्कम्शियस इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो उनके दिमाग में था कि मुझे घर जाके किसी तरह वो ब्रेकफास्ट खाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे थे कि यार ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे शायद पेरिस वापस लौटना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके दिमाग का जो पायलट था वो उनको कह रहा था कि तुम्हें पेरिस लौटना है
और उनके अंदर का जो मैन था, ही वाज सेइंग दैट यू नो वन शुड गेट बैक टू द फैमिली एंड होम एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, आई विल टेक दैट रिस्क आई थॉट एंड फ्लू द ओल्ड Dakota स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ मैं, आज चांस ले ही लेते हैं, रिस्क ले ही लेते हैं. ठीक है, एंड ही फाइनली डिसाइडेड कि काम करते हैं कि जो ओल्ड Dakota है उनका, जो पुराना Dakota है, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मतलब ये जो बादलों का घना कोहरा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो बादलों के बड़े बड़े से माउंटेन दिख रहे थे, उन्होंने अपना Dakota सीधे इसके अंदर घुसा दिया. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको फ्लू करूंगा. Inside the cloud, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning around and round and round. It was dead. It would not work. The other instrument was suddenly dead. टू आई ट्राइड द रेडियो. अब क्या हुआ कि उन्होंने जितना सोचा था, जो उनका एंटिसिपेशन था, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक हुआ. ठीक है, उससे ज़्यादा चीज़ें उनके हाथ से निकल गई. क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपना प्लेन जो है ओल्ड Dakota था, उन्होंने जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर उन्होंने घुसाया, तो उसमें क्या हुआ कि अंदर जैसे ही वो पहुँचे क्लाउड्स के, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि सब कुछ जो है एकदम ब्लैक टर्न हो गया है. ठीक है, उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. उनका जो प्लेन है वो चारों तरफ से उनको बियॉन्ड, आसपास से नज़र नहीं आ रहा था, सामने उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था. He couldn't see a thing. Everything turned out black. बिल्कुल काली हो गई थी आसपास उनके. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि उनका जो प्लेन है उसमें जर्क्स आ रहे थे, जंप्स आ रहा था, और वो पूरा, जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरा जो टर्बुलेंस है वो फील कर पा रहे थे, वो पूरी टर्न एंड ट्विस्ट हो रहा था प्लेन बुरी तरह से, और जितनी भी उसके मैकेनिज्म्स थे वो फेल होते जा रहे थे. दैट वाज द वर्स्ट. उन्होंने कंपस देखा. ठीक है, उन्होंने कंपस देखा और वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि कंपस जो था उसकी नीडल गोल 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 घूम रही थी. मतलब बेसिकली वो कंपस जो था वो डेड हो गया था, ख़राब हो गया था, वो कोई भी डायरेक्शन बताने की स्थिति में नहीं था. ठीक है, उसी के बाद उन्होंने देखा कि वो, उन्होंने बाकी सारी जो मैकेनिज्म्स हैं उसको देखा, उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की. जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डायरेक्शन बता सकते हैं वो सारे के सारे डेड हो चुके थे. ठीक है, और फिर उन्होंने रेडियो ट्राई किया कि शायद रेडियो वर्क कर रहा हो, मैं रेडियो से संपर्क कर सकता हूं, मैं कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता हूं. वो चीज़ उन्होंने ट्राई की. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. देयर वाज नो आंसर. ठीक है, उन्होंने बहुत डिलिबरेटली, बहुत ही घबरा के एंड स्टफ लाइक दैट. वन ऑफ द थिंग्स इज कि जब आप पायलट होते हैं, और स्पेशली जब आप एविएशन में होते हैं या एयरफोर्स पायलट होते हैं, तो यू आर वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज योर कंपोजर, राइट. सो वो घबराए हुए तो नहीं थे, बट ही वॉज डेलिबरेट एंड ही वॉज वेरी वेरी इंसिस्टेंट कि भाई आपको करना है, पैरिस, आपको किसी तरह रेडियो संपर्क साधना है, अदरवाइज ही न्यू दैट ही वॉज इन फॉर अ बिग ट्रबल देयर, राइट. सो ही सेज पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. देयर वाज नो आंसर. The radio was dead too. अब ये हुआ भाई कि the worst happened and the worst nightmare came true when he found that the radio was dead too. मतलब रेडियो जो था उसके भी सिग्नल चले गए थे, रेडियो भी डेड हो गया था. I had no radio, no compass and I could not see where I was. I was lost in the storm. ठीक है, दिस वॉज दी वर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड. उनको फाइनली ये रियलाइज़ होता है भाई कि कोई रेडियो नहीं है, कोई कंपस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ या जगह नहीं है जो मुझे बता सके कि मैं कहाँ हूँ, राइट. ही जस्ट डिडंट नो वेयर ही वॉज फ्लाइंग, ही डिडंट नो वेयर ही वॉज. वो पूरी तरह से वो स्टॉर्म में की चपेट में आ गए थे और वो पूरी तरह से अपना रास्ता भटक गए थे. ही जस्ट लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म. ठीक है, देन इन द ब्लैक clouds quite near me I saw another aeroplane. It had no lights on its wings but I could see it flying next to me through the storm. अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि एक जो फ्लाई कर रहे थे वो फ्लाई करते 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 उनको समझ में आ गया. एक वो मोमेंट आता है कि वो पायलट के समझ में आ जाता है दैट यू आर गोइंग थ्रू, दिस इज़ दी वर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ, एंड पता नहीं आप इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, आप कभी घर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, एंड मे बी दिस इज़ जस्ट द लास्ट फ्लाइट, है ना. वो जो फीलिंग आती है, वो डर जो था वो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा था दैट आपके जो दिमाग है वो आपका काम करता है कि भाई आप जिस मुसीबत में हो यहाँ से आप कैसे बाहर निकलोगे, बिकॉज आपके पास पेट्रोल आपका जो है वो ख़त्म हो रहा है,
ठीक है। आपके कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, आपका कंपस काम नहीं कर रहा, आपका रेडियो काम नहीं कर रहा, एंड यू डू नॉट नो इवन द डायरेक्शन कि आप किस साइड जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो टर्बुलेंस है प्लेन में वो उसको शेक कर रहा है और उसको रोटेट कर रहा है और उसको जंप कर रहा है, ट्विस्ट टर्न कर रहा है, सो यू डोंट इवन नो वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर यू आर हेडिंग टू, राइट। दिस वॉज द कंडीशन। और उस टाइम पे क्या हुआ, देन इन द ब्लैक क्लाउड नियर मी, फिर एक काले रंग का बहुत ही बड़ा सा क्लाउड था, वो पास में था उनके, उन्होंने एक और एरोप्लेन देखा, ठीक है। उन्होंने एक और एरोप्लेन देखा जिसमें कोई लाइट नहीं थी उसकी विंग्स पे। नॉर्मली जब एरोप्लेन्स होते हैं उनकी विंग्स पे लाइट्स होती हैं, है ना। आप उसी से आपको जब आसमान में प्लेन जाता है तो आप उसकी लाइट से, चमकती हुई लाइट से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, राइट, कि यहाँ से प्लेन जा रहा है, बहुत ऊपर भी होगा तो भी। लेकिन ये जो प्लेन था इस पर कोई इसकी विंग्स में लाइट नहीं थी, ठीक है। और वो देख रहे थे, पर वो ये समझ में आ रहा था कि कोई चीज़ मेरे साथ में उड़ रही है, मेरे बगल में उड़ रही है। आई कुड सी समथिंग फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसमें से देखते हैं, आई कुड सी द पायलट्स face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वो जो साइड में उनके पैरेलली वो प्लेन जो है वो चल रहा था, और उन्होंने पायलट का फेस देखा और पायलट की शक्ल उनको समझ में आई, और उसने देखा कि वो पायलट जो है वो दूसरे एरोप्लेन में, उसने टर्न किया इनको और इनको वेव किया हाथ। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इट्स सच अ साई ऑफ रिलीफ, आई ड्रॉ अ साई ऑफ रिलीफ, कि कम से कम कोई एक और इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यू नो, इट इज़ हाउ इट फील्स कि आप किसी बहुत ही ड्रेडफुल सिचुएशन में होते हैं, या आप ऐसी किसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बस अब तो गए, अब तो मरे, और वहाँ पे आपको कोई इंसान दिख जाए या कोई चीज़ ऐसी दिख जाए जो आपको साथ देने वाली हो, तो किस तरह की फीलिंग आती है ना, दैट साई ऑफ रिलीफ दैट यू ड्रॉ। बिल्कुल वही वाली चीज़ थी कि उनको बहुत ही तसल्ली हुई वो एक नेक्स्ट एरोप्लेन को देखकर और वो आदमी को देखकर, क्योंकि उनको कम से कम ये एहसास हुआ कि भाई ये जो है, ये भी मतलब मैं यहाँ पे इस मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं हूँ। देयर समबडी whom I can lean upon, देयर समबडी जिसको, जो हम दोनों, मतलब एक उसमें दो लोग हैं साथ में, तो कम से कम कुछ ना कुछ रास्ता कहीं ना कहीं निकाल लेंगे, ठीक है। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी। और वो जो प्लेन वाला है, ऐसा लगता है कि उसको शायद रास्ता मालूम था, क्योंकि वो बार बार कह रहा था फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसको ये मालूम था कि वो रास्ता भटक गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। और वो जो दूसरा प्लेन था जो जा रहा था, ब्लैक कलर का जो प्लेन उनको दिख रहा था, ब्लैक कलर का प्लेन नहीं, मतलब ब्लैक क्लाउड में जो उनको प्लेन दिख रहा था, वो जो पायलट है वो इशारा कर करके उनसे कह रहा था कि फॉलो करो मुझे फॉलो करो, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो उनको कोशिश कर रहा था उनको बचाने की। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. फिर उन्होंने क्या किया, वो साइड में बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने उसको आगे गए और फिर वो आगे जाके चलने लग गए, ठीक है। वो जो दूसरा प्लेन था वो पहले पैरेलल था, यहाँ पे उसका जो पायलट है इनको वेव करता है, फिर इनको इशारा करता है कि भाई मुझे फॉलो करो पीछे, और फिर वो आगे बढ़कर आगे की तरफ चलने लगता है ताकि उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाए फॉलो करना, है ना। होता है ना, कोई हमें रास्ता बता रहा होता है तो हमसे कहता है कि भाई मुझे फॉलो करो, और फिर आगे चलता है कि मैं आगे चल रहा हूँ तो मुझे पीछे पीछे आओ। तो बिल्कुल वही उन्होंने किया। उन्होंने अपने प्लेन को कहाँ टर्न कर लिया, नॉर्थ की तरफ किया, और उनसे कहा कि डेकोटा के सामने, और कहा कि मुझे पीछे पीछे मेरे आते जाओ, फॉलो करते जाओ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, वो कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश था, एक जैसे ओबीडियंट बच्चा होता है जिसको बता दिया जाता है कि भाई पीछे पीछे चलना है, हाथ पकड़ के चलना है, इधर उधर नहीं भागना है। बिल्कुल वैसे ही वो ओबीडियंट बच्चे की तरह मैं वो प्लेन का, वो स्ट्रेंज प्लेन का पीछा कर रहा था और उसके पीछे फॉलो कर रहा था। और मैं बड़ा खुश था क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था दैट वाज माय ओनली चांस टू गेट आउट फ्रॉम दिस जोन, ठीक है। उनको ये समझ में आ रहा था कि अकेला मेरा चांस है कि मैं यहाँ से निकल सकूँ, अदरवाइज मैं तो गया ही था, मतलब मेरे तो इट वाज अ लॉस्ट बैटल, राइट। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद क्या होता है, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था वो अभी भी उनके पीछे आगे था क्लाउड्स में, ठीक है। वो अभी भी देख पा रहे थे कि आधे घंटे बाद भी जो क्लाउड्स थे उसमें उनको वो ब्लैक एरोप्लेन नजर आ रहा था, ठीक है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly, I came out of the cloud and saw 2 long straight lines of flight in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अब क्या हुआ?
इस टाइम पे उन्होंने सोचा कि भाई मैं कुछ करूं, और अब वो डरने लग गए थे, राइट। डरने क्यों लग गए थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्लाइट में बहुत कम फ्यूल था, ये तो आप जानते हैं, है ना, बहुत ही कम फ्यूल था, आखिरी टैंक उन्होंने यूज़ कर लिया था अपना। अब उन्होंने कहा कि बस मेरे डकोटा में इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं आखिरी के मात्र 5 या 10 मिनट की उड़ान और भर सकता था, उसके बाद कहानी खेल जो है वो ख़त्म। ठीक है, अभी भी जो था वो बादल में घिरे हुए थे, तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अब मुझे फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने वो फ्लाइट जो है, मुझे ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा था और वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने उसको पीछे की तरफ से मैंने फिर से उसका पीछा किया और मैंने उसको फॉलो किया। ठीक है, आई स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म के थ्रू निकलते हुए मैंने उसका ब्लैक प्लेन का पीछा किया, और जैसे ही मैं निकला तो मैंने सडनली मैं बाहर आ गया क्लाउड से, सब कुछ क्लियर हो गया, और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस थी, मतलब 2 लॉन्ग स्ट्रेट पट्टियां थी ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब क्या था, बेसिकली वो जो था, वो जहां से अपन हवाई उड़ान भरते हैं, मतलब जो रनवे होता है, उसकी लाइट्स जो थी उनको वो स्ट्राइप्स की दिखने लग गई थी, और वो क्या था, वो रनवे था। ठीक है, मतलब हवाई पट्टी जिससे बेसिकली प्लेन जो है वो उड़ने से पहले जिस पे दौड़ता है ना प्लेन, और उसके बाद वो हवा में उड़ता है, जिससे वो टेक ऑफ करता है, जहां से वो पट्टियां उसको नजर आने लगी, वो रनवे था। और रनवे ऑब्वियसली कहां पे था, एयरपोर्ट में था। मतलब फाइनली आई वाज सेफ, मतलब वो उस मुश्किल घड़ी से, उस मुश्किल जिसको कहते हैं कि उनको ऑलमोस्ट जहां वो खत्म हो गए थे, जहां से वो निकल नहीं सकते थे, उस घड़ी से वो निकल के बाहर आ गए थे और वो सेफ एंड साउंड लैंडिंग कर चुके थे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। फिर उन्होंने कोशिश की कि मैं वो जो फ्रेंड है मेरा जिसने मुझे बचाया, जिसने मेरी सहायता की, जो जब कोई नहीं था उसने मुझे बचाया वो ब्लैक एरोप्लेन में, तो उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, इधर उधर देखते हैं आसमान में, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं था। वो देखते हैं आगे भी खाली था, आसमान भी पूरा एम्प्टी था, वो ब्लैक एरोप्लेन उनको कहीं नजर नहीं आता। देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था, वो इट हैज गॉन, इट हैज वैनिश्ड, वो गायब हो गया था एकदम। एंड इट वाज वेरी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कि इतना बड़ा प्लेन, मतलब एक आदमी नहीं, इतना बड़ा का बड़ा प्लेन जो था वो पूरा का पूरा प्लेन गायब हो चुका था। ठीक है, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो उसको देखते रहे, इधर उधर घुमा के सर अपना, वो कहीं पे भी उसको नहीं देख पाए। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in this storm, no other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. और वो कहती है, अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली वो उतरे एंड फाइनली उन्होंने ही जस्ट गॉट ऑफ हिज डकोटा, drew a sense of relief कि वो जिंदा है, and he walked, right, he walked towards the control tower के पास गए, और वहाँ पे वो जो women थी control tower में, who was in charge of that control tower, वहाँ पे वो गए and उनसे उन्होंने पूछा कि वो जो काले रंग का प्लेन उड़ रहा था जिसको मैं फॉलो कर रहा था, उसके पायलट कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू थैंक हिम इन पर्सन, उन्होंने मेरी जान बचाई है आज। तो वो जो women थी जो वहाँ पे थी, द लेडी हु वाज देयर, वुमन हु वाज देयर, वो बहुत स्ट्रेंजली उसने इनकी तरफ देखा, मतलब स्ट्रेंजली देखा, बहुत ही अजीब सा कि पता नहीं कैसा आदमी, क्या ही बात कर रहा है, कौन सा एरोप्लेन टाइप्स, और हंसी वो उसके बाद, काइंड ऑफ अ मॉकिंग हंसी, है ना, जैसे अपन किसी का मजाक उड़ाते हैं ना कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू ओके टाइप हंसी वो। एंड ही सेड अनदर एरोप्लेन अब दे इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में कोई और, यू थिंक कि कोई और होगा जो एरोप्लेन उड़ा रहा है? कहते कोई भी एरोप्लेन नहीं था, पूरा आसमान जो था वो क्लियर था, कहीं पे भी कोई भी एरोप्लेन नहीं था आपका। योर्स वाज द ओनली एरोप्लेन दैट आई कुड सी ऑन द रडार। मतलब रडार पे देखते हैं ना, वो ऐसे रडार पे आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे रडार पे वो देखते हैं कि कौन कौन सी आपकी जो डायरेक्शन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसमें दिख रही हैं, रडार पे क्या क्या है ना। तो ये जो रडार है, इसमें उन्होंने कहा कि वो जो रडार था उस पे सिर्फ एक ही प्लेन था, दैट वाज योर्स, उसके अलावा वहां पे और कोई प्लेन नहीं था जो मैं देख पा रही हूं। So who helped me to arrive these safely? So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि फिर अगर कोई नहीं था, ये कह रही है कि कोई रडार पे नहीं था, कोई एरोप्लेन नहीं था, वो एरोप्लेन गायब भी हो गया, तो वो कौन था जिसने मुझे सेव किया, कौन था जिसने मुझे वो स्टॉर्म से निकाला या मुझे बिना कंपस के बिना रेडियो के मुझे यहाँ तक लाया। और मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे नीचे कोई एयरपोर्ट है या कहीं हो सकता है, मुझे
मुझे तो कोई डायरेक्शन भी नहीं पता था, उसी ने मुझे यहाँ पे लेके आया, उसी ने मुझे डायरेक्शन दिया, उसी की वजह से मैं नीचे गया। तो था कौन वो, अगर कोई और, वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे वेव किया, राइट, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो था कौन, जिसकी विंग्स पे कोई लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, एंड फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, था कौन वो? तो वो क्वेश्चन उनके दिमाग में आता रहा। अबाउट द ऑथर, अब हम बेसिकली ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि भाई अगर ये लिखा है, इतना इंटरेस्टिंग पीस अगर लिखा है किसी ने, तो कौन है वो जिन्होंने लिखा है, ठीक है। इनके बारे में जनरली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रॉयल एयरफोर्स में पायलट थे, फाइटर जेट्स वगैरह के भी पायलट रहे। एंड फ्रेडरिक फॉर्सिथ की बात कर रहे हैं हम, जिनका जन्म जो था 25 अगस्त 1938 में हुआ इंग्लैंड में। इंग्लिश मैन थे ऑफकोर्स, और आपको मालूम है इंग्लिश ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, स्पाई का भी उन्होंने काम किया है। और इनके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रहे। इन्होंने बाद में रॉयटर्स को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन की, जिसमें रॉयल एयरफोर्स का बहुत लंबे टाइम तक हिस्सा रहे, पायलट ऑफिसर रहे और जेट फाइटर पायलट रहे। और बाद में इन्होंने रॉयटर्स, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही फेमस ऑफ कोर्स न्यूज़ एजेंसी है दुनिया की, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर इन्होंने इसमें काम भी किया है। एंड नाउ अगर हम बात करते हैं थीम ऑफ द चैप्टर, जब ये थीम ऑफ द चैप्टर में बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही एक ऐसी घटना थी, ये उनकी लाइफ की, नरेटर की लाइफ की एक बहुत ही पर्सनल घटना थी। और ये एक्चुअली वो कहते हैं कि उनके साथ ये घटित हुआ था। मीन्स ही सेज दैट इट वाज अ रेमिनिसेंस फ्रॉम हिज ओन लाइफ एंड इट एक्चुअली हैपेंड विथ हिम, दो देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ दैट, देयर वाज नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ दैट, एंड एवरीबडी थॉट दैट ही वाज मे बी इमेजिनिंग और ही वाज मे बी हैलुसिनेटिंग। बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली कि अगर ऐसा था, अगर वो सिर्फ मेरी कल्पना थी या मेरी कल्पना मात्र में ऐसा हुआ था या मैं सिर्फ हैलुसिनेट कर रहा था, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। मेरा कंपास काम नहीं कर रहा था, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, मैं किसी फ्रीक्वेंसी पे किसी से कनेक्ट नहीं कर सकता था, मेरे पास फ्यूल नहीं था, मेरे पूरे मैकेनिक्स, मेरे पूरे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो काम करना बंद हो गए थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ, राइट, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो अगर ऐसा हुआ तो ये फिर कैसे हुआ कि मैं सेफली साउंडली वहाँ से निकल के बाहर आ गया। सो ही वुड रियली पॉइंट दैट थिंग अगेन एंड अगेन, ही वुड रियली he wanted people to believe that it actually happened with him. अब इसके जो थीम है आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग इवेंट के ऊपर है, happened with the narrator, ठीक है। स्टोरी डिपिक्ट करती है विविडली द मिस्ट्री एंड द सस्पेंस। इसमें एक मिस्ट्री है और एक सस्पेंस का एलिमेंट है जो कि आप कह सकते हैं इनक्रेडिबल है, जो कि आप साइंटिफिक वर्ल्ड को आप नहीं समझा सकते, या अगर हम इसका लॉजिकल कोई कनेक्शन देखने की कोशिश करें तो हमें नहीं आएगा समझ में। बट इसकी वजह से वी सिंपली कैनॉट डिनाई दैट ईदर, मतलब ये इसलिए क्योंकि हमने नहीं देखा या हमारे साथ कभी नहीं हुआ, या ये चीज़ें हमें लगती हैं कि हमारा एक जो रैशनल माइंड है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम उसको पूरी तरह से ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। दीज थिंग्स एंड दीज काइंड ऑफ इंसिडेंसेस हैव हैपेंड विद पीपल हैव एक्चुअली कम ओवर एंड दे हैव रियली स्पोकन अबाउट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन इन द पास्ट ऑल्सो। अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपने यूएफओस जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, या बर्मुडा ट्रायंगल पे अगर आपने सुना होगा तो बर्मुडा ट्रायंगल पे इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में बात की जाती है। देन देयर वाज दिस प्लेन जिसको कहा जाता है कि कई सालों बाद वो लैंड किया था एंड पीपल एक्चुअली बिलीव दैट दे वर जो टाइम ट्रैवल की स्टोरीज थी, ठीक है, एंड द पीपल एक्चुअली अबॉर्ड ऑन दैट प्लेन एक्चुअली थॉट कि वो अभी भी वही साल चल रहा है जिसमें उन्होंने टेक ऑफ किया था, और जबकि कई साल जो है वो बीत चुके थे उस बात को। सो दीज काइंड ऑफ फिनोमिनन्स हैव अकर्ड, इस तरह की चीज़ें हुई हैं which is beyond the rationalized understanding of a human mind, but we just cannot brush it off simply on this basis कि हमें नहीं पता या हमारे साथ वो नहीं हुआ, ठीक है। we can't deny the existence of such happenings. दिस वॉज अ थीम। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पे अगर हमें है तो हमने दोनों ही स्टोरीज को साथ में हमने क्वेश्चन आंसर्स को लिया है, ठीक है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? डू यू थिंक द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? अब इसमें बात किसकी हो रही है? सीगल्स की, है ना। इसमें बात हो रही है सीगल्स की। जो फर्स्ट फ्लाइट है उस पर जाने से पहले सीगल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डरी
हुई या सहमी हुई क्यों थी? और क्या आपको लगता है कि सारी ही बर्ड्स जो हैं वो इतनी टिमिड होती हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट पे, या आपको लगता है कि ह्यूमन जो है, हम अगर बात करते हैं तो अगर हम इंसान हैं तो हम भी, ह्यूमन बॉडी भी जो है वो उतनी ही रिलक्टेंट होती है, उतनी ही मुश्किल उसको लगता है, उतना ही एज अ चैलेंज लगता है टू टेक अ फर्स्ट स्टेप जब हमने अपने पहले कदम उठाए थे, राइट? तो इसमें अपन स्टोरी आंसर पढ़ लेते हैं। इसको हमें बहुत सिंपली लिखना है। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो उसकी पहले कदम थे। ठीक है, जैसे इंसानों के जब हम बच्चे होते हैं तो हम पहली बार चलना चालू करते हैं तो ऑब्वियसली हम पहले से ही दौड़ने नहीं लगते, है ना? हम एक एक आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हैं। पहले हम घुटनों पे चलते हैं, उसके बाद फिर पकड़ पकड़ के बच्चों को आपने देखा है खड़े होते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक एक कदम लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो सीगल का जो बेबी सीगल है वो भी परेशान है, वो भी थोड़ा सा डर है उसके अंदर भी, क्योंकि उसका यंग सीगल है वो बिल्कुल, और वो भी उसकी पहली फ्लाइट है। तो दैट इज वाई the seagull is afraid. It is a well-known fact that doing something for the first time is challenging. Therefore, all young birds must be afraid to make their first flight. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first step. मतलब no rocket science there. अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम पहली बार कर रहे हैं तो हम नर्वस होते हैं, राइट? कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार करेंगे लाइफ में तो you would feel a little jittery about doing that, or you would feel a sense of nervousness about doing that, right? एक बार once you get in that groove, once you get used to it, then it becomes very easy, then it becomes a very easy fare, right? अगर मैं आज की डेट में आपसे कोई बोले कि आपके लिए चलना चैलेंज है तो ऑफ कोर्स आपके लिए आज की डेट पे चलना चैलेंज नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। लेकिन आपने पहला जब कदम लिया होगा एज अ बेबी तो आपके लिए चैलेंज रहा होगा। या आज भी अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ हो जाए कि वो चल नहीं पा रहा है या उसके लिए मुश्किल है, तो वो जब पहली बार कदम रखेगा तो उसके लिए भी वो चैलेंज होगा, राइट? सो एनीथिंग दैट यू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीथिंग दैट यू अटेम्प्ट doing for the first time is a challenge, is a difficult task. Whether आपको अगर कोई बोले स्टेज पे जाके लेक्चर देने का, पहली बार जब आपने दिया होगा वो भी आपके लिए चैलेंज होगा। पहली बार अगर आपने कोई डांस परफॉर्मेंस दी होगी वो भी आपके लिए चैलेंज होगी। पहली बार अगर आपने क्लास में नरेशन किया होगा वो भी आपके लिए चैलेंज होगा। पहली बार अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है और उसका पेपर लिखा होगा तो वो भी आपके लिए चैलेंज होगा, राइट? सो एवरीथिंग दैट वी डू, दैट एनीथिंग और एवरीथिंग दैट वी डू फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ चैलेंज। दिस इज अ सेट थिंग, राइट? हम यहाँ पे इस चीज़ को बोलेंगे और इसी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल यंग बर्ड्स जिनको हम बात कर रहे हैं उनके लिए भी दे मस्ट बी अफ्रेड टू टेक देयर टू मेक देयर फर्स्ट मूव और टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, राइट? और सिमिलरली हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ह्यूमन बेबी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फाइंड्स इट डिफिकल्ट, उसके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने किसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है, हमने कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है या सिमिलैरिटी फॉर दैट मैटर ड्रॉ करने की कोशिश की है बिटवीन द यंग सीगल एंड द ह्यूमन बेबी। नाउ द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपाइल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? मतलब बेसिकली द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, इसका मतलब क्या है और क्या कंप्लाइड किया यंग सीगल को फाइनली फ्लाई करने के लिए? द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, ठीक है, उसको बहुत बहुत तेज भूख लगी थी। इट वाज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड टू फ्लाई। इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टेयरिंग अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। इट क्राइड टू हर, begging her to get some food. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. However, she stopped midway. It wondered why did she not come nearer. अब क्या हुआ भाई, उसको लग रही थी बहुत तेज भूख, ठीक है, बहुत ही तेज उसको भूख लगी थी। और वहाँ पे क्या था, वो सीगल की मम्मा के पास, पैर पे जो मम्मा सीगल थी उसके पास क्या था, मछली का टुकड़ा था। अब इसको लग रही थी बहुत ज़्यादा यंग सीगल को भूख, अब इसको लग रहा था कि मुझे खाना मिल जाए किसी तरह। अभी तक उसको क्या आदत थी कि उसकी मम्मा उसको खाना खिलाती थी, ठीक है, तो अभी तक वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मम्मा आएंगी और उसको खाना खिला देंगी। लेकिन हुआ क्या, बेसिकली उसकी जो हंगर जैसे जैसे इंटेंसिफाई होती गई और उसकी मम्मा ने क्या किया, टेयर किया पीस ऑफ फिश जो उनके पैरों के पास था, ठीक है। अब वो बोला कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है मम्मा, मुझे भूख लगी है। तो उसकी मम्मा ने क्या किया, वो आगे आई, अपने चोंच में वो खाना, वो जो फिश का टुकड़ा है वो दबा के आगे बढ़ी और ये इसको लगा कि बस मुझे आके अब मम्मा खाना खिला ही देंगी, मम्मा तो मुझे खाना खिलाने आ रही है। तो ये स्क्रीम ऑफ जॉय, मतलब बिल्कुल खुशी से बिल्कुल चिल्ला उठी, बिल्कुल खुशी से एकदम शी वाज लाइक जंपिंग विद जॉय टाइप की फीलिंग थी, ठीक है। लेकिन उसकी मदर जो है वो कहाँ रुक गई, आधे वे में रुक गई, ठीक है। और अब उसको गुस्सा भी आ रही
रही थी और वो सोच भी रही थी कि आ क्यों नहीं रही है मेरे पास, आधे में क्यों रुक गई है। ऑफ कोर्स वो क्यों रुक गई थी ये हमें पता है, राइट। वो इसलिए रुक गई थी ताकि आपको पता चले कि इतना वो मदर की बीक की तरफ डाइव करे या अपनी पहले कदम मतलब पहली फ्लाइट जो है वो अपनी ले सके। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, इट डाइव्ड एट द फूड एंड इट्स मदर्स बीक। एट दैट मोमेंट हिज हंगर overpowered his fear. At the great expanse of the sea beneath the cliff, finally this plunge was followed by the natural reaction of its body to fly. और finally उसकी माँ जब वहाँ पे रुक गई आकर, तो वो इतनी ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी, इतना ज़्यादा था that you know the young seagull couldn't control the flying the pang of hunger. वो बिल्कुल उसको कंट्रोल नहीं हुआ। एंड फाइनली उसने क्या किया, उसने यहाँ से डाइव मार दी, ठीक है, डाइव मार दी। अब जाहिर सी बात है कि उसने डाइव मारी तो वो तो चिड़िया है, उसको उड़ना ही है, उसके जो विंग्स हैं अगर उसने एक बार फैला लिए पसार लिए तो फिर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी बॉडी का वो क्या है, विंग्स को फ्लैप करना और फ्लाई करना, ठीक है। एट दैट मोमेंट उसका जो हंगर था वो इतना तेज था कि उसने ओवर पावर कर दिया उसके उस डर को जो उसको था कि भाई वो नीचे जो है समंदर है और अगर मैं उड़ी तो जो उसको डर लग रहा था ना कि मैं कैसे मैं आगे जाऊं और कैसे मैं पहला फ्लाइट अपनी लूं, तो वो डर को ओवरकम किसने कर दिया, उसकी भूख ने, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने प्लंज जो है वो ले लिया और एक बार उसने प्लंज लिया तो जाहिर सी बात है कि वो क्योंकि चिड़िया थी उसका काम था, उसको पता था कि यू नो इफ आई उसकी माँ ये बात जानती थी बहुत अच्छे से कि अगर उसने एक बार अपने पंख पसार लिए तो फिर तो उसको उड़ना है। उसकी बॉडी का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट या नेचुरल रिएक्शन या नेचुरल रिफ्लेक्स है तो ये माँ उसकी बहुत अच्छे से जानती थी और वो जानती थी कि अगर उसके बच्चे ने वो प्लंज ले लिया तो अब वो उड़ान भरेगी ही, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। द यंग सीगल The young seagull was very hungry. It was this hunger that ultimately compelled it to fly. Compelled मतलब force करना, ठीक है, जिसने उसको विवश कर दिया फ्लाई करने के लिए। Its hunger only intensified when he saw this mother tearing a piece of fish that lay at her feet. It cried to her, begging her to get some food. ठीक है, मतलब उसने क्या कहा कि अपनी माँ से उसने बहुत बार कहा कि मुझे वो खाना खिला दो। When its mother came towards the food in her beak, it screamed with joy and anticipation. Anticipation मतलब क्या, उम्मीद, ठीक है, उसको उम्मीद थी कि उसकी मम्मा उसको खाना खिला देंगी। However, she stopped midway. पर उसकी मम्मा मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट द मदर। ये जो वर्ड्स है ना, अगर आप इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं तो आपको आपका जो आंसर है वो बहुत ही वेल निट दिखता है और बहुत ही एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड दिखता है, राइट। अगर आपका आंसर कनेक्टेड होगा, वेल निट होगा तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा और उसको एक स्टोरी फॉर्म में समझना आसान होगा एंड आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसने फिर वंडर किया कि उसकी माँ पास में क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, अब यहाँ पे आप रेजिस्ट और कंट्रोल में से अगर कुछ एक भी लिख देंगे तो भी ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आपको एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज़ मोर अबाउट दी एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि वो खाने को जो उसकी भूख थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे कंट्रोल आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट द young seagull was starving, ठीक है। वेरी हंग्री की जगह अगर आप लिख देंगे starving तो starving का भी मतलब होता है लिटरली कि आप भूख से बिल्कुल मरे जा रहे हैं। जब आप ये कहते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, starving। तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इट डाइव्ड एट द फूड इट्स मदर्स बीक, डाइव्ड मतलब जैसे आपको स्विमिंग करने जाते हैं हम तो हम डाइव लगाते हैं ना ऊंचाई से, बिल्कुल वैसे ही उसने डाइव लगाई अपनी मदर्स बीक पे और उस मोमेंट पे उसकी हंगर ने ओवर पावर कर दिया, ठीक है। उसके हंगर ने ओवर पावर कर दिया, या यहाँ पे एक और वर्ड आप लिख सकते हैं सुपरसीड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड आप लिख सकते हैं सुपरसीड कर दिया उसके फियर को। एट द एक्सपेंस ऑफ द सी बीनीथ द क्लिफ, एट द ग्रेट एक्सपेंस मतलब जो इतना बड़ा समंदर था उसके नीचे जो फैला हुआ, उसका भी डर जो है उसके अंदर से ख़त्म हो गया क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा भूख थी, ठीक है। फाइनली दिस प्लंज, अब यहाँ पे जो आपने वर्ड लिखा है फाइनली, ये क्या कर रहा है आपको, फाइनली ये जो है आपने वर्ड लिखा है ये आपको एक कंक्लूसिव एंड की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे हम बात करते हैं हाउएवर, फाइनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वर्ड्स आपको एक तरह से आपका जो सेंटेंस है जो आप लिख रहे हैं आपकी राइटिंग उसमें एक फ्लो पैदा करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली दिस प्लंज वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज टू फ्लाई। गॉट इट? नाउ
They were beckoning to him, calling shrilly. What did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? अब सीधी सी बात ये हो रही है कि इसमें पूछा जा रहा है कि भाई क्यों जो सीगल थे उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मम्मी पापा, उसको डांट भी रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, उससे उसकी मिन्नतें भी कर रहे थे कि बेटा उड़ लो टाइप का कर रहे थे, या फिर उसको प्यार से मना भी रहे थे, ठीक है। और वो क्यों चाहते थे कि वो फ्लाई करे? अब ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसका आंसर। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। ऑफकोर्स ये तो हम समझ ही चुके हैं कि सीगल जो थी वो छोटी सी थी और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फ्लाई करने से, ऑल्दो वो अपने छोटे भाई बहनों को भी देख रही थी, ठीक है। इवन व्हेन इट सॉ इट्स टू ब्रदर्स एंड यंगर सिस्टर फ्लाइंग, मतलब इवन दो वो देख रही थी कि उसकी छोटी बहन जो है वो भी उड़ रही है और उसके जो भाई हैं वो भी उड़ रहे हैं, उसके बाद भी उसके अंदर बहुत डर था कि मैं नहीं उड़ सकती, मुझे उड़ना ही नहीं है, ठीक है। इस तरह की फीलिंग थी। और उसके पेरेंट्स उसको समझाना चाह रहे थे, टीच करना चाह रहे थे दैट यू नो यू हैव टू फ्लाई, बिकॉज वो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा जिद करने लगे कि मैं तो चलूंगा ही नहीं, मैं तो चलूंगा ही नहीं, मैं तो पैर ही नहीं बढ़ाऊंगा अपना आगे, तो पेरेंट्स उसको छोड़ेंगे थोड़ा ना, ऑब्वियसली आप उनको चलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही सीगल के जो मम्मी पापा थे वो उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको उड़ना है, बिकॉज अगर वो उड़ेगी नहीं तो उसके पेरेंट्स कब तक उसके पास रहेंगे या कब तक उसको ला के खाना देंगे। उसको उड़ान भरनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको अगर अपने आप को बचाना है तो भी और उसको अपना खाना जुटाना है तो भी, राइट। तो अब क्या हुआ, इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू मेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन क्या हो रहा था कि सीगल इतनी घबराई हुई थी कि वो फिर भी वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी अपनी फर्स्ट फ्लाइट पे जाने की, अपना पहला, जिसको आप कहते हैं पहली बार अपने पंख पसारने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स फादर एंड मदर वर कॉलिंग इट, बट इट डिड नॉट फ्लाई। दे डिड सो बिकॉज दे wanted it to leave its spear behind and learn flying। अब वो ये क्यों कर रहे थे? वो ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रहे थे। पेरेंट्स जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, है ना। तो वो भले ही डांट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे ताकि उनका जो बेबी है वो फ्लाई करना सीख जाए, क्योंकि उसके लिए फ्लाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ बर्ड विदाउट फ्लाइंग, राइट। तो यही चीज़ उनके दिमाग में थी कि इसको उड़ना बहुत ज़रूरी है और उसको अपने डर के ऊपर निकलना या डर से ऊपर उभरना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब वो सीगल थी, अगर वो इंसान होती तो उसको हम अलग तरह से समझाते हैं, हम उसको समझाते हैं कि भाई डर के आगे जीत है ना। लेकिन वो डर के आगे जीत है वाला फंडा उसको हम समझा नहीं सकते थे, तो उसके पेरेंट्स उसको प्यार से समझा रहे थे। ये आंसर समझ में आ गया है। अब इसको हमें लिखना कैसे है ये समझ लो। यहाँ पर द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई इवन व्हेन इट सॉ इट्स टू ब्रदर्स एंड यंगर सिस्टर फ्लाइंग, ठीक है। एंड इट्स पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग देम, इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू मेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट। दैट इज व्हाई इट्स फादर एंड मदर वर कॉलिंग इट, बट इट डिड नॉट फ्लाई। दे डिड सो बिकॉज दे वांटेड इट टू लीव इट्स स्पेयर बिहाइंड एंड लर्न फ्लाइंग। ये क्लियर हो गया कि इसको हम किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे आंसर को, हमें ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। ओके अब ये जो है ये अपन आ गए हैं स्टोरी नंबर 2 पे, ठीक है। स्टोरी नंबर 2 पे आई विल टेक दैट रिस्क। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, इसमें जो रेफरेंस के क्वेश्चन है या सीधे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने दोनों ही स्टोरीज में से मिला के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि चैप्टर तो एक है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, है ना, तो हमने दोनों पार्ट्स के उनको क्वेश्चंस को मिला लिया है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है आई विल टेक दैट रिस्क या आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अब ये आई विल टेक दैट रिस्क याद है वो रेफरेंस में लिखा हुआ था, जब वो कहते हैं कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा बादल जो है वो छा गए हैं, आगे जो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक माउंटेन किसी ने क्लाउड्स का बना लिया है, लेकिन अब मेरे पास इतना पेट्रोल या इतना फ्यूल है वो नहीं है डकोटा में कि वो उसके अंदर से जा सके, फ्लाइट स्टॉर्म के अंदर से जा सके या उसके ऊपर से जा सके। तो ये दैट इज नॉट अ राइट ऑप्शन, बट मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं उसके नॉर्थ या साउथ से जा सकूं। तो वो क्या रिस्क लेता है, वो ट्राई करता है कि अच्छा ठीक है मैं एक रिस्क ले सकता हूं कि मुझे या तो मैं वापस पेरिस लौट जाऊं या फिर मैं इस स्टॉर्म के अंदर जो पूरा जो बादल दिख रहे हैं, काला जो घने बादल हैं, उनके बीच में से क्रॉस करता हुआ निकल जाऊं। तो वो रिस्क क्या था कि बादलों के बीच में से क्रॉस करते हुए निकलना था, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, the risk was to fly through the black storm clouds. The narrator took that risk because he wanted to reach England just in time for the English breakfast with his family. अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, आपको याद है ना कि वो नैरेटर जो है अपने दिमाग में बार बार सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुँच जाऊँगा या मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा। He wanted to be back with his kids, right? He wanted to be back with his kids या he wanted to be back home या he wanted to be back with his family. आप दोनों तीनों चीज़ें लिख सकते हैं। He wanted to be back home, right? Yeah, he wanted to be with his kids, be with his kids
एज सून एज पॉसिबल परहैप्स आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एज सून एज पॉसिबल भी लिख सकते हैं, या ही वॉन्टेड टू बी बैक विथ हिज, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज फैमिली। ठीक है, तो आप ये अगर इनमें से कुछ भी लिख रहे हैं तो सब कुछ सही होगा, राइट। एंड द रीजन फॉर दैट वाज दैट परहैप्स ही वाज घर से, ही वाज आउट फ्रॉम हिज प्लेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही जस्ट वांट टू गेट बैक होम एंड हैव हिज यू नो एट होम मील, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, ही वाज लॉन्गिंग फॉर हिज घर का खाना। ठीक है, दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट, दिस सम्शियस इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सम्शियस हम किसको कहते हैं? जो कि बहुत अपीलिंग हो, जो कि बहुत टेम्पटिंग हो, राइट। तो उसको क्या करना था, आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, इट वुड बी परफेक्टली फाइन। अगर आप इसको लिख रहे हैं, द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स दैट लुक्ड लाइक अ माउंटेन। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो अगर आप उसको थोड़ा सा और बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट लुक्ड लाइक द फॉर्मिडेबल माउंटेन्स। फॉर्मिडेबल मतलब, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? फॉर्मिडेबल माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, माउंटेन्स। अब इसको मतलब ये सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर आप इसको आंसर को थोड़ा सा और फैंसी वर्ड्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं। फॉर्मिडेबल मतलब जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, खड़ा हुआ हो, बिल्कुल जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, द नरेटर टुक दैट रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच इंग्लैंड जस्ट इन टाइम फॉर द इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। तो इसमें आपका मतलब क्या आ रहा है, इन सब में आप जो भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं, और इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट सिंपल यू कैन डू दैट टू। Alright, now let's come to this part. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. अब क्या हुआ कि भाई उसने, narrator ने कहाँ पे flew कर दिया? Finally he took that risk and he flew the airplane into the storm. Now what happened next was, as the narrator flew into the storm, everything went black, right? According to him, it was impossible. अब यहाँ पे हम सीधे सीधे जो पैसेज है उसका रेफरेंस उठा सकते हैं और हम सीधे सीधे वही चीज़ें लिख सकते हैं जो कि पैसेज में लिखी हुई हैं, right? We can of course improvise on that. We can add a few things. We can subtract a few things. But अगर हम we are sticking just to the narration, that is also good enough. ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? According to him, it was impossible to see anything outside the plane, right? It jumped and twisted in the air. अब क्या हो रहा है भाई, वो जो प्लेन है वो जंप एंड ट्विस्ट कर रहा है एयर में, या फिर आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं that he faced the Dakota faced the lot of turbulence. ठीक है, तो जब हम कहते हैं टर्ब्यूलेंस हम कब कहते हैं? जब आपको मालूम ना, आप एयर वेज में होते हैं, जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो हम कहते हैं कि इट वाज अ वेरी टर्ब्यूलेंट फ्लाइट, राइट? सो इट इज़ अ वर्ड दैट गोज विद इट। तो अगर आप टर्ब्यूलेंस भी रख रहे हैं, इट इज़ परफेक्टली फाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, it was impossible to see anything outside the plane. It jumped and twisted in the air. When he looked at the compass, he saw that it was turning round and round. अब क्या हुआ? When he saw at the compass, to his amazement, yeah, amazement would be a lighter word. To his shock, आप लिख सकते हैं, ठीक है? When he saw his compass, to his shock, he saw that it was turning round and round. Means क्या कि कंपास खराब हो गया था. It was dead. Along with it, the other instrument or mechanics, है ना? इसमें आप इंस्ट्रूमेंट की जगह आप mechanisms भी लिख सकते हैं. Including the radio were also dead. मतलब जितने भी कोई वे था जो उसको नैरेटिव दिखा, जो उसको नेविगेट कर सकता था, वो सारे डेड थे. मीन्स ऑल द थिंग्स या ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आप क्या कह सकते हैं? ऑल नेविगेशन टूल्स भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है? ऑल नेविगेशन टूल्स या ऑल नेविगेशन टूल्स, या फिर आप इसको ऑल नेविगेशन मैकेनिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैकेनिक्स ऑन द प्लेन वर डेड, राइट? दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन राइट इट, कि जितने भी नेविगेशन टूल्स या मैकेनिक्स थे प्लेन में वो सब भी डेड हो गए हैं. सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन. इट्स पायलट वेव्ड हिम आस्किंग हिम टू फॉलो. इसमें हमने क्या बोला, ये अब हम फाइनली क्या देखा हमने कि व्हेन ही वाज जस्ट स्टक इन दैट सिचुएशन, राइट? जब वो पूरी तरह से उस सिचुएशन में फंसा हुआ था, तभी उसने क्या देखा? ही सॉ अनदर एरोप्लेन. इट्स पायलट वेव्ड एट हिम आस्किंग हिम टू
थ्रू, यहाँ पे फॉलो हिम थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है, या फॉलो हिम भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन फॉलो हिम थ्रू लिख देंगे तो थोड़ा सा और आपका जो आंसर है वो थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा जिस पे ओपन एंडेडनेस है वो थोड़ी सी क्लोज हो जाएगी। सो दैट इज अ बेटर आंसर। ये समझ में आ गया पूरा। टू हिज शॉक लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक लिख सकते हैं। डेकोटा फेस द डेकोटा, डेकोटा कौन सा था, उसका प्लेन का नाम था, बिकॉज वो प्लेन का प्रॉपर नाम था, इसलिए हम उसको एज अ क्या मान रहे हैं, हम उसको प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे, इसलिए हमने उसको कैपिटल में लिखा है, ठीक है। लॉट ऑफ टर्बुलेंस, टर्बुलेंस आप एक वर्ड है जो कि आप अक्सर फ्लाइट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ऑल नेविगेशन, ठीक है, ऑल नेविगेशन टूल्स या मैकेनिक्स ऑन द प्लेन्स वर डेड, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। He was glad to find a helper. Helper क्यों? या he was glad to find a helper क्योंकि वो जो plane था, of course, the person in the next plane, he waved him, the pilot waved him and asked him कि मुझे follow करो, ठीक है, तो obviously वो उसके helper था, right? The person, तो हमने उसको यहाँ पे simple way में helper लिख दिया है। आप इसके लिए word अगर आप use कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एक साथी भी कह सकते हैं आप इसको, aid भी कह सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं guiding person भी कह सकते हैं आप इसको, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। He was using his fast fuel tank and there was only enough. He was using his last fuel tank and there was only enough fuel left to fly for 5 to 10 minutes. There the other pilot started going down and he followed. He suddenly came out of the cloud and saw a runway on which he then landed his plane safely. अब हुआ क्या, उसके बाद हार्डली 5-10 मिनट का ही फ्यूल बचा था, तो उसने क्या किया, उसने फाइनली बोला, जो दूसरा पायलट था उसने उसको वेव किया और उसने कहा कि फॉलो मी। अब ये डरने लगा, राइट, हमें याद है ना कि ही अगेन गॉट वेरी फ्राइटन बिकॉज उसका लास्ट फ्यूल टैंक जो था इट वाज ऑलमोस्ट गेटिंग एम्प्टी, राइट, तो अब उसके पास आखिरी 5-10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था एंड ही वाज अगेन गेटिंग वेरी टेरिफाइड। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्राइटन कर सकते हैं, टेरिफाइड कर सकते हैं, आप ही बिकेम फेयरफुल कर सकते हैं, या द बेस्ट word for this would be petrified, ठीक है, the best word in this would be petrified। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा डर होना किसी चीज़ का। he became petrified या he was petrified to no end when he found it। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, वो जो दूसरा पायलट था, द फेलो पायलट, आप उसको क्या बोल सकते हैं, फेलो पायलट भी बोल सकते हैं, राइट। फेलो पायलट ने क्या किया, उसने उसको नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया एंड दिस जेंटलमैन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, द नैरेटर, ठीक है, एंड सडनली they found suddenly he found that he was out of the storm and out of the cloud and he saw two stripes, right, two stripes, the lighted stripes, matlab that meant that he saw the runway on which he then safely landed his plane. Got it? Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? अब इसका क्या मतलब है, उसने कहा कि भाई मैंने लैंड किया and I was not sorry, राइट, आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डेकोटा, का मतलब बिल्कुल वो वाली चीज़ होती है ना कि जान बची तो लाखों पाए वाला फीलिंग जो था वो पूरा का पूरा जो है वो राइटर में आ गया था कि भाई साहब किसी तरह जान बची, वरना वो तो मान ही लिया था कि जीवन का अंत तो आ ही चुका था, ठीक है, तो ये वजह थी। अब इसको हमने लिखा कैसे, हम वो पढ़ लेते हैं। Now, the narrator was delighted to land safely out of the dark stormy cloud. Therefore, he was not sorry to walk away from his plane. ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो जैसे मैंने कहा कि जान बची तो लाखों पाए, तो फाइनली वो लैंड हो गया था और मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल गया था। वो जो डार्क क्लाउड थे जो जिसने उसको घेर लिया था, उससे वो बाहर निकल के लैंड कर गया था सेफली नीचे ज़मीन पे, और इस वजह से उसने एक सेंस ऑफ रिलीफ या एक सेंस ऑफ, आप कह सकते हैं कि उसको he was not feeling sorry about going away from that Dakota, he was rather feeling very satisfied and very happy and content कि कम से कम he is alive and hale and hearty, right? तो इसको आप पूरा इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने कहा that he drew a sense of relief, यहाँ पे आप लिख सकते हैं he drew a sense of relief, ये वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, he drew a sense of relief, या he was, आप कह सकते हैं that he was happy, he was glad to be alive, hale and hearty, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हेल एंड हार्टी होना मतलब
अच्छा, चुस्त दुरुस्त होना, ठीक है। ही वॉज ग्लैड टू बी अलाइव, हेल एंड हार्टी, मतलब वो जिंदा था, हेल एंड हार्टी था, ही वॉज अलाइव, and that was a good enough reason for him not to feel sorry about walking away from his plane, ठीक है। he felt bad when he was not able to thank his guide, अब वो अपने गाइड को या अपने जो फ्रेंड था उसको वो थैंक बोलना चाहता था, फेलो पायलट जो था जिसने उसकी जान बचाई, who actually took him out of that risky spot, so he wanted to really go out and thank him personally, anybody would, right? So his mentor, अब यहाँ पे हमने his guide, his mentor क्यों लिखा है मैंने, ताकि आपको वो emphasis जो है हमारी राइटिंग में समझ में आए, that he was actually so much in debt to that person. in debt होना किसी के पर्सन का मतलब कि आप किसी के इतने शुक्रगुजार हैं कि कर्जदार हो गए आप उसके, right? So when you say that the person was, I was feeling indebted to you, मतलब indebted to you मतलब आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं आपका कर्जा कैसे उतारूंगा वाली फीलिंग जो आती है, ठीक है। तो who saved him from that frightening situation, frightening क्यों है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है that was everything was going awry। अब नाउ यहाँ पे मैंने एक टर्म बोला औरे, औरे का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्योटिक सिचुएशन, जब चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। बट टू हिज सरप्राइज देयर वाज नो अदर प्लेस अप इन द स्टॉर्म दैट नाइट, देयर वाज नो अदर प्लेन अप इन द स्टॉर्म दैट नाइट, ठीक है। एज ही वॉज टोल्ड बाय whom, as he was told by the woman in the control room who actually mocked at him and laughed at him and saw him very strangely, that you know, do you really think that there would be a plane in the storm, like the plane storm in that this kind of a storm? You were the only person I could see on the radar, remember that? तो इसको समझ में आ गया हम कैसे लिख सकते हैं। excuse me, now एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं हमारे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड मतलब जो चीज़ हमने वहाँ से निकाली है। अब इसमें ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने दोनों ही स्टोरीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट स्टिल, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round, and it was dead. It would not work. ठीक है, इट वुड नॉट वर्क। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी क्यों लगा है, क्योंकि वो शॉक था, काइंड ऑफ इट डिपिक्ट्स द काइंड ऑफ शॉकिंग थिंग दैट इट इज एक्चुअली डिनोटिंग ओवर हियर, राइट। नाउ व्हाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द नैरेटर टू सी, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। अब इसके हमने दो क्वेश्चन बनाए हैं, इस रेफरेंस से हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। ये पूरा पैसेज है जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्यों था वो पूरा एक जो पूरा बताता है कि भाई मैं वहाँ अंदर गया, फिर मैं स्टॉर्म के अंदर था, मुझे सब कुछ काला नज़र आ रहा था बाहर से, और मैंने अपना कंपस देखा तो कंपस जो था, मैं शॉक हो गया उसको देख के, मेरी आंखें जो है फटी रह गई देख के, क्योंकि कंपस जो है वो राउंड 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 घूम रहा था, मतलब कहीं पे भी स्थिर नहीं हो रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था। तो और क्या चीज़ दर्शाता है कि मतलब कंपस डेड हो गया, इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, राइट। तो ये समझ में आ गया उसको। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि इम्पॉसिबल क्यों था नैरेटर के लिए कुछ देखना, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एरोप्लेन ट्विस्ट क्यों कर रहा था एयर में, आंसर समझो। It became impossible to see because the narrator's plane entered inside the storm cloud where everything was dark and black, लिख सकते हैं हम, ठीक है। इम्पॉसिबल इसलिए हो गया था क्योंकि नैरेटर का प्लेन जो है कहाँ इंटर कर गया था, स्टॉर्म में इंटर कर गया था, जहाँ पे सब कुछ जो था वो अंधेरा था, डार्क था, ब्लैक था, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिकॉज इट वॉज सो स्टॉर्मी एंड सो फ्राइटनिंग ओवर देयर। सेकेंड थिंग, all the instruments of the plane had stopped working and due to darkness the plane could not be kept under control, so it was twisting in the air। अब आपको एक और बात समझ लीजिए कि एक तो पहली चीज़ ये थी कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन के हैं वो काम करना बंद कर गए थे, और डार्कनेस थी, और प्लेन को किसी भी तरह से आप कंट्रोल में नहीं रख सकते थे, एंड ऑल्सो द नाइट वॉज स्टॉर्मी, द नाइट वॉज stormy and that's why the plane was twisting in the air, या आप कह सकते हैं वो इस वजह से टर्बुलेंस या ट्विस्ट कर रहा था एयर में, ठीक है। तो आपको दोनों रीजन समझ में आ गए। पहली बात तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो आउट ऑफ वर्क हो गए थे, मतलब दे स्टॉप्ड वर्किंग, राइट, और डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी, एंड यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, द नाइट वाज स्टॉर्मी एंड द, इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, एंड द नाइट वाज स्टॉर्मी, सो द प्लेन, सो यहाँ पे लिखेंगे सो द प्लेन, ये जो लाइन है ना वो यहाँ पे अपन बीच में इंसर्ट कर देते हैं, सो द प्लेन कुड नॉट बी केप्ट अंडर कंट्रोल एंड हेंस
and hence इट वॉज ट्विस्टिंग इन द एयर। अब ये बात समझ लीजिए कि मैं जो आपको आंसर्स लिखती हूँ, एक तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक चीज़ समझ में आई हुई होगी कि एक जो आंसर्स लिखे हैं फॉर्मुलेट वो तो है ही, उसके जो और तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा उसको डिफरेंट अपना सब्जेक्टिविटी के साथ अपनी वर्ड्स और अपनी ग्रामर और अपनी वोकैबुलरी जो है आप उसमें इंड्यूस कर सकते हैं, और आप उसको लिखने के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं हम वो समझ के भी उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसमें जो चेंज जो इम्प्रोवाइज करके जो मैं बताती हूँ बाद में अगर वैसे कर रहे हैं तो भी इट इज परफेक्टली फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept that night. ठीक है, तो अब ये कौन सा चैप्टर आ गया? अब हम आ गए हैं वापस हमारे पार्ट 1 में सीगल के बारे में। ठीक है, और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है कि वो जब वो ब्रिंक पे जाता है वहाँ पे लेज की, तो वो क्या देखता है, को नीचे देखता है और उसको दिखता है बहुत ही बड़ा जो सी का एक्सपेंस है, उसको देख के वो घबरा जाता है और उसको लगता है कि वो किसी भी तरह से उड़ नहीं सकता, और वो क्या करता है वापस से भाग के अपने जो छोटा सा जो जगह थी, लेज थी जहाँ पे वो सोया था, लिटिल होल पे जो लेज पे, वो वहाँ जाके छुप जाता है। ठीक है, व्हाट वाज स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, व्हाट हैपेंड when he attempted to fly his wings, what did he do when he felt that his wings would never support him? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए, ठीक है, दोनों के जवाब आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी वाज स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, आपको ये तो यहाँ पे पता चल ही रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, The great expanse of sea is stretched down beneath. तो ये आपको इसका पहले वाले का तो आंसर मिल ही गया। ठीक है, what was stretched down beneath? The great expanse of sea was stretched down beneath. What happened when he attempted to flap his wings? And it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब उसमें ये करता है that he felt that his wings would never. When he attempted to flap his wings, he became afraid. उसको डर लग गया, उसने जैसे ही अपने पंख पसारे तो उसको घबरा गया, वो डर गया देख के, और उसको लगा कि उसके जो विंग्स हैं वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कभी उड़ नहीं पाएगा। तो किया क्या उसने? When he felt that his wings would never support him, he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ठीक है, तो दोनों आंसर जो है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन दी पैराग्राफ इटसेल्फ, आपको कहीं पे भी जाके कोई और ढूंढने की जरूरत नहीं होती आंसर, राइट? सो एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी के बारे में वहाँ पे बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि जैसे ही वो अपने पंख पसारता है, as soon as it opens up its wing, it becomes अफ्रेड, राइट? उसको इट भी बोल सकते हैं, ही भी बोल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो नरेशन यूज किया गया है उसी नरेशन में हमें फिट करना है। अगर इट बोला गया है तो हम इट में रेफर करेंगे, अगर ही बोला गया है तो हम ही में रेफर करेंगे। ये चीज क्लियर है? नाउ ही बिकेम अफ्रेड व्हेन ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पे वो रात में सोया था। ठीक है, वो अपना सर डक करता है और फटाक से तुरंत से भाग जाता है वापस वो छोटे से होल में जहां पे वो सोया था। ये क्लियर है? नाउ then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, right? Soar and curve. Shrieking shrilly, he was near the sea now. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब ये क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे रेफर हो रहा है कि कैसे उसके फादर आए। He flew over him, screaming, and he saw, उसने क्या देखा? अपने किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ही कौन है? The young seagull, ठीक है? Brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो कितने मजे से आसमान में उड़ रहे हैं, कभी वो ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी सोर करते हैं, कभी डाइव करते हैं, अलग अलग वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह के करतब जो है वो आसमान में दिखा रहे हैं उड़ते हुए। ठीक है, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू फ्लाई, तब वो उसको बहुत लगता है दैट ही इज नॉट इवन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रिली ही वाज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब बात क्या हो रही है? ही फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग, वेयर वाज ही नाउ, हाउ वाज हिज 2 brothers and sisters फ्लाइंग। अब ये कैसे है? यहाँ पे हमें आंसर लिखा हुआ है पूरा, तो इट इज नो रॉकेट साइंस
for us to answer this now. His father flew over him screaming. He was near the sea now. और किसको देखा उसने? His two brothers and sisters were flying around him, cavorting and banking and soaring and diving. ठीक है, मतलब क्या कर रहे थे? They were enjoying their fly, right? मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो देख रहे थे कि किस तरह से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर गोल गोल घूमते हैं, वो सब कुछ. How they were enjoying their flying, that was the most important thing. How they were doing the maneuvers in the sky, this is one thing, कि वो कैसे maneuvers कर रहे थे अलग अलग sky में, and how they were just enjoying and having the time of their life, right? How they were enjoying it, having the time of their life. हम क्या कहते हैं? मतलब किसी चीज़ को जब आप बहुत enjoy करते हैं तो हम उसको कहते हैं that you are having a blast, or you are having a time of your life. Now, with this, finally, we have come to an end of our very interesting chapter, like two stories from a single chapter, right? तो हमने कर लिया है, and I hope you had a great time, you had a lovely time. दोनों stories बहुत मज़ेदार थी. सीगल की story अपनी तरह से मज़ेदार थी, और वो black aeroplane वाली तो that was a very creepy story but a very interesting story also, है ना? मतलब कुछ चीज़ें जो हम समझा नहीं सकते, सोच नहीं सकते, जो हमारे beyond science या beyond rationality की stories होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही भी होती है. ठीक है, तो हमने दोनों स्टोरीज पढ़ ली. जो भी क्वेश्चंस उस पे बन सकते थे, मतलब जो आपने पढ़े हैं ऑब्वियसली, उसके अलावा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और शॉर्ट स्टोरीज के हिसाब से, शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से भी हमने पढ़ लिए हैं. आई एम श्योर आपको वन शॉट में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से दोनों समझ में आ गए हैं, दोनों लेसन्स आ गए हैं. हमने ऑथर्स के बारे में जान लिया है, थीम समझ में आ गई है. तो आई एम श्योर यू आर थ्रू विद दिस. आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी. इन केस यू फील दैट समथिंग इज बीइंग मिस्ड ऑन या मिस्ड अपॉन, या आपको लगता है कि हमें वो भी कवर करना चाहिए था, यू कैन ऑलवेज राइट इट टू मी and I will get back to you. First thing first, now आपको क्या करना है? स्टेप अप अकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा जो भी कंटेंट है वो आप तक सही सीधा अच्छे से पहुंच जाए. Alright, on this note I'm signing off. You take care of yourself, be good, be happy, be generous and study very hard. Thank you so much.